हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान में। तो आज शुरू कर रहे हैं हम यूके ट्रिपल एससी का 41वां प्रैक्टिस सेट। तो चलो शुरू करते हैं। नए सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है सारे के सारे। तो शुरू करते हैं 41वां प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है इसमें हिंदी का, कुमाऊनी भाषा के मुहावरों का हिंदी भाषा से सही मिलान कीजिए। तो कुमाऊनी भाषा के शब्दों का हिंदी भाषा के शब्दों से सही मिलान करना है। तो अकल दाढ़ फूटन, मतलब अकल के दाढ़ फूटना मतलब समझदार होना। तो समझदार होना मतलब पहले का पहला सही है। अकल भिडूण, अकल भिडूण का मतलब होता है अनुमान लगाना, मतलब अक्ल भिड़ाना है ना, अनुमान लगाना। अकलोपुर होण है ना, इसमें जो मतलब अकलोपुर होण मतलब ना समझी करना, तो इसका ये सही है। आगास चारण मतलब यहाँ पे इसका मतलब है असहाय स्थिति होना है ना। तो ये पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, तो बिल्कुल बिल्कुल सेम थे, सही के सही है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गढ़वाली भाषा में गंध बोधन शब्दों के लिए कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, देखो ताजे घी बनाने की जो गंध होती है, जो ताजे घी बनाने की गंध होती है भाई, उसको जो है पिपराण नहीं बोलते हैं, उसको कहा जाता है कुमराण। गढ़वाली भाषा में जो ताजे घी बनाने की जो स्मेल होती है उसको क्या कहते हैं, कुमराण कहते हैं। प्याज मिर्च तथा सरसों से आने वाली तीखी गंध, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है क्या, पिपराण, इसको पिपराण कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों ही गलत है। तो आर और एस दोनों क्या है आपके, आर और एस दोनों क्या है, गलत है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षियों की बोलियों आवाज के लिए कौन सा पहाड़ी शब्दों का सही अर्थ है भाई। देखो जरा यहाँ पे, बाघ, बाघ की जो आवाज होती है उसको, बाघ की आवाज जो है क्या होती है भाई, बाघ की आवाज होती है कुकर्ण, कुकर्ण बोल सकते हो आप, कुकर्ण बोल सकते हो। ये बाघ की आवाज ये वाली है। घोड़े की आवाज होती है हिनकण, हिनकण घोड़े की आवाज होती है। तो यानी कि पहले भी गलत दे रखा है, दूसरा भी गलत दे रखा है। और गाय की आवाज होती है, जो गाय की आवाज होती है उसको क्या बोलते हैं, अडकण बोलते हैं, अडकण बोलते हैं। तो इसका सी हो जाएगा सही, तो सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो जरा, ताऊ आऊ ताऊ खे हेरू राती ब्योके, जौनसारी वाक्य में कितने सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। पहले तो ये देखना कि इनके मतलब क्या क्या है। तो इसका मतलब होता है, आऊ का मतलब होता है जौनसारी भाषा में मैं, ताऊ खे का मतलब होता है तुझे, तुझे, हेरू का मतलब होता है देखना, और राती का मतलब होता है रातों को, और ब्योके का मतलब होता है शाम को, है ना। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्वनाम होते हैं वो क्या होते हैं, जो किसी के नाम के जगह यूज किए जाते हैं, या संज्ञा सर्वनाम संज्ञा के जगह जो यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आऊँ मतलब ये भी किसी के नाम अपने जगह यूज करा, मैं, और तुझे मतलब तेरे जगह यूज किया जा रहा है, मतलब उसके जगह। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दो सर्वनाम है यहाँ पे। तो कितने सर्वनामों का प्रयोग हुआ यहाँ पे, दो सर्वनामों का। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो, भारत आज शायद जीत जाएगा, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। भारत आज शायद जीत जाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और इनमें से कोई नहीं। तो भाई आप लोग देखना कि यहाँ पे ये जो शायद शब्द है ये क्या दिखा रहा है, अनिश्चितता को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, अनिश्चितता। तो जहाँ पे निश्चितता या अनिश्चितता की बात होती है वहाँ पे कौन सा क्रिया विशेषण होता है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, जो जहाँ पे अनिश्चितता को बताता है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है। देखो कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है, जो सही नहीं है वो ढूंढना हमने। तो देखो, नुक्ता चिन्ह अरबी और फारसी भाषा से लिया गया है, बिल्कुल सही है। नुक्ता चिन्ह अरबी और फारसी भाषा से लिए जाते हैं, जिनका प्रयोग अधिकतम 5 वर्णों के साथ किया जाता है। जैसे आपका नुक्ता चिन्ह होता है, तो नुक्ता चिन्ह किसको कहते हैं, जैसे आपका हमने कहा कौ के साथ यहाँ पे इधर बिंदा लगता है, खौ के साथ यहाँ पे बिंदा लगता है, जौ के साथ यहाँ पे बिंदा लगता है, और एक आपका फौ हो जाएगा, है ना, और एक आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, एक आपका गौ हो जाएगा, और एक आपका फौ हो जाएगा ना, जौ और फौ। तो आपका अगर सीरियल से देखो तो क ख गौ, है ना, क ख गौ हो जाएगा, और चलो जौ हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलो जौ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। तो इनमें नुक्ता चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका क्या होता है, हिंदी में अगर हम देखें तो ये जो नुक्ता चिन्ह है ये ज़्यादातर 5 नुक्ता चिन्हों का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है ना। अगला यहाँ पे देखना कि ताड़न, ये तो सही है। हमने क्या ढूंढना था जो सही नहीं है, ताड़नजात चिन्हों को उच्छिप्त व्यंजन, फेंका हुआ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं। तो जो ताड़नजात होते हैं भाई वो क्या होते हैं, ताड़नजात ये होता है, जैसे डॉ हो गया, डॉ के नीचे बिंदा लगता है, और ढ होता है इसके नीचे बिंदा लगता है, ये ताड़नजात होते हैं। और इन्हीं को उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, फेंका हुआ व्यंजन भी कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, लेकिन पंचमाक्षर बिंदु इनको नहीं कहते। पंचमाक्षर ये होता है, पंचमाक्षर बिंदु इसको कहते हैं। इसको जो आपका किसके पीछे होता है, गाँव के पीछे, गाँव होता लगा हुआ। इसका मतलब आपका ये वाला गलत है ना, ये गलत है, पहले वाला आपका क्या है, सही है।
अनुस्वार स्वर और व्यंजन दोनों के साथ प्रयोग होते हैं। जो अनुस्वार होते हैं वो स्वर और व्यंजन दोनों के साथ प्रयोग नहीं होते, मतलब व्यंजनों के साथ प्रयोग नहीं होते, केवल स्वरों के साथ प्रयोग होते हैं। कैसे? जैसा हमने कहा कि अंक के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप देखो क के ऊपर अगर लगा दोगे इसको अंक को, तो ये आप बोलोगे कि व्यंजन के साथ इसका प्रयोग हो गया। या फिर हमने यहाँ पे अगर देखोगे तोड़ के, तो ये क हलंत अ और अ के ऊपर बिंदा, तो आप तोड़ के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये केवल स्वर के ऊपर लगता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो गलत कौन सा हो गया? एस और टी। तो एस और टी दोनों गलत है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। युग्म शब्द आसन और आसन का अर्थ है। भाई देखो जैसे क्या कहते हैं, युग्म शब्द है, इस वाले आसन का जो अर्थ होता है, इस वाले आसन का मतलब होता है कि बैठने का स्थान। जैसे बोलते नहीं कि अपने आसन में विराजमान हो जाओ, तो ये बैठने का स्थान होता है। और जो ये वाला आसन होता है, इस आसन का मतलब होता है नजदीक का या फिर पास का या फिर समीप का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आसन मतलब पहले वाले बैठने का स्थान है और बाद वाला समीप या पास का स्थान हो गया। तो बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम अपनी कक्षा पढ़कर आए हैं, वाक्य में कौन सा काल होगा? कौन सा काल होगा? सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान, आसन भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। तो भाई आप लोग देखना, अभी हमने थोड़ा सा एक आसन शब्द पीछे भी देखा है, उसी देखना आसन का मतलब होता है नजदीक का या पास का। तो जो काल क्या होता है, वर्तमान काल के नजदीक का होता है। जो काल हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान काल लग रहा है कि ये शायद वर्तमान काल होगा, लेकिन वो वर्तमान में भी क्या है, कंप्लीट हो चुका है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है। तो जो बिल्कुल अभी अभी कंप्लीट हुआ होगा वो क्या होता है? आसन भूतकाल होता है। इससे कहा कि हम अपनी कक्षा पढ़कर आए हैं, मतलब आए हैं मतलब अभी अभी आए हैं, तो ये आसन भूतकाल होगा। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन है इनमें से सही? भाई देखो, वर्णों का शब्द रूप बनाने के लिए वर्णों के साथ कार प्रत्यय जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही है। वर्णों का जो शब्द रूप बनाया जाता है उसके साथ कार प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे हमारा क है, तो क असली वर्ण ही है आपका ना, जैसे मतलब व्यंजन होता है। यहाँ पे वर्णों की जगह क्या है? आपका व्यंजन होना चाहिए था। यहाँ पे वर्णों के साथ क्या होना चाहिए था? व्यंजन होना चाहिए था, तब आपका सही होता, नहीं तो ये गलत हो गया ना। वर्णों के साथ नहीं, व्यंजन जो मतलब क्या कहते हैं, इसके हिसाब से मतलब है तो ये सही है, क्योंकि वर्णों के साथ जो व्यंजन होता है वो भी वर्णीय है। तो व्यंजनों के साथ जब भी क्या कहते हैं उसका शब्द रूप बनाना होता तो इसको कार प्रत्यय जोड़ा जाता है एक साथ, तो कक्कार बोलते हैं इसको, ऐसे करके कक्कार ऐसे करके। तो व्यंजनों के साथ जो उसका शब्द रूप बनाने के लिए कार प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो ये सही है। तो वर्णों का शब्द रूप बनाने के लिए मतलब वर्ण कौन से? व्यंजन वाले वर्ण, ठीक है, तो ये सही बोल रहा है। हिंदी में अघोष वर्णों की संख्या 14 होती है, ये गलत बोल रहा है। हिंदी में जो अघोष व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 14 नहीं होती, बल्कि कितनी होगी? 13। 13 कौन कौन से होते हैं? भाई अघोष व्यंजन क्या होता है? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन पैदा नहीं होता। जैसे हमने कहा क ख, क हो गया, ख हो गया, फिर ग घ घ, इनमें ग घ घ। हिंदी वर्णमाला का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, उसमें स्वर तंत्र में कंपन पैदा नहीं होता, तो उनको अघोष कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होगी? आपकी पहली वाली लाइन में पहला और दूसरे वर्ण में 5-5 होंगे, तो 10 तो वो हो जाएंगे, और आपके उसमें व्यंजनों में हो जाएंगे श ह को छोड़कर 3 ही हो जाएंगे, तो 10 और 3 13 हो जाएगी इनकी संख्या। तो ये गलत बोल रहा है। हिंदी में अघोष वर्णों की संख्या 31 होती है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। हिंदी में अघोष वर्णों की संख्या 31, हिंदी के पहला और दूसरा तो सघोष हो गया, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण अघोष हो गया, तो 5 या 15, तो 15 तो आपके वो हो गए है ना, 15 आपके हो गए, और ऊपर से जो है आपके 11 हो गए, आपके क्या स्वर 11 स्वर हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, और एक आपका क्या हो गया? ह हो गया ना। तो ये कितने बने? 5 6 7 7 और 4 11, और 1 और 2 और 1 3 31 हो जाएंगे टोटल। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आर और टी जो है क्या है? सही है। तो सही वाला ढूंढना था हमने, तो आर और टी सही होंगे, तो आर और टी सही है, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इनमें से किस विद्वान ने कुमाऊनी बोली का विकास दर्द, खस, ये खास की जगह खस होगा भाई, ठीक है, खस, पैसाची और प्राकृत से नहीं बताया है। आप लोग देखना है जो जॉर्ज ग्रियसेन है, एक तो जॉर्ज ग्रियसेन, एक आपके सुनीत कुमार चटर्जी और एक आपके डी शर्मा, इन तीनों ने जो है ये क्या कहते हैं कुमाऊनी, जो कुमाऊनी बोली है उसका विकास क्या बताया? खस से, दर्द से, पैसाची और प्राकृत से बताया है। इन तीनों ने, है ना, तीनों ने बताया है। लेकिन जो बद्रीदत्त पांडे हैं उन्होंने क्या बताया कि जो कुमाऊनी बोली है उसका विकास किससे हुआ है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से, सौर सैनी अपभ्रंश। इन्होंने कुमाऊनी बोली का विकास किससे बताया? सौर सैनी अपभ्रंश से बताया। तो इन्होंने मतलब दर्द, पैसाची, खस और प्राकृत से नहीं बताया। बद्रीदत्त पांडे इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा गढ़वाली बोली का पहला नाटक है? तो गढ़वाली बोली का जो पहला नाटक है वो जय विजय है, और दूसरा नाटक भक्त प्रहलाद है। जो ये लिखा गया था आपका जय विजय, ये 1911 में लिखा गया था। भगवती प्रसाद थपलियाल, भगवती प्रसाद थपलियाल ने लिखा था। भक्त प्रहलाद दूसरा नाटक है गढ़वाली बोली का, इसको 1911 में लिखा था, इसको 1914 में लिखा था।
भगवती प्रसाद थपलियाल ने 1914 में इसको लिखा था। लेकिन कहीं कुछ किताबों में आपको जो है गढ़वाली बोली का पहला नाटक जो है भक्त प्रहलाद भी मिल जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर होगा इसको अगर दिया हुआ होगा तो इसको नहीं होगा दिया हुआ ऑप्शन में, और अगर दोनों होंगे तो जय विजय ही आप आंसर लगाओगे 1911 में। और पूछता है कि किसका है, तो भगवती प्रसाद थपलियाल के, ये दोनों के दोनों है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, देखो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार जो पूर्वी हिंदी है उसका विकास किससे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। भाई इसका आपको ध्यान रखना है। देखो जैसे आपका हिंदी आपका ये जो जैसे उत्तराखंड है, फिर ये आपका यूपी वाला एरिया जो आता है ना, ये यूपी वाला जो एरिया है, इस यूपी वाले एरिया में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ तक तो यूपी है और इधर आपका क्या है, बिहार है। तो जो बिहारी बोली है उसका विकास तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है, और यूपी के जो यूपी से इधर की जो बोलियां उसका विकास जो है अपभ्रंश से हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो ये वाली बोली है पूर्वी हिंदी है वो यहाँ पे बिहारी से प्रभावित है, और बिहारी का विकास जब क्या कहते हैं मागधी अपभ्रंश से हुआ है, तो इसका विकास किससे हुआ होगा, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ होगा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने यही कहा था, तो बी इसका क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने किस कवि के संबंध में लिखा था कि यदि आयु ने धोखा न दिया होता तो वह और भी अधिक रचनाएं करते। तो किसके बारे में लिखा, पीताम्बर दत्त बड़तवाल के बारे में। क्यों लिखा है कि जो इनका जो जन्म है 2 दिसंबर 1901 को इनका जन्म हुआ था, है ना। 27 जुलाई 1944 को इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय 1901 में जन्म हुआ और 1944 में क्या हुई, मृत्यु। मैंने आपको पूरा बता दिया, तो आपको इसको ध्यान रखना। थोड़ा सा पूछता है कि कब हुआ था इनका जन्म, तो 1901 में और 1944 कुल मिला के ये लगभग जो है 43 या 44 साल तक लगभग जो है जिए। तो 43 साल तक ही जिए और फिर भी बहुत बेहतरीन रचनाएं लिखी है इन्होंने। तो इसीलिए डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कहा कि अगर यदि आयु ने धोखा न दिया होता तो वह और भी अधिक रचनाएं करते। तो पीताम्बर बड़तवाल के बारे में जो है इन्होंने लिखा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जीवनी के रचनाकार कौन है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जीवनी के जो रचनाकार है वो कौन है, राहुल सांकृत्यायन है। ये राहुल सांकृत्यायन की जो है एक लिखी गई जीवनी है। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सुगंध का पर्यायवाची है। सुगंध का पर्यायवाची क्या है यहाँ पे, तो प्रहलाद बोलते हैं। सौरभ जो है सुगंध का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, मैं विशेषण किस कोटि का है। मतलब 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया। अब आप लोग देखो जो माप तोल की चीजें होती है, माप तोल की चीजें हमेशा किस में आएगी, परिमाणवाचक विशेषण में आएगी। परिमाणवाचक विशेषण में आएगी तो मापने की और तोलने की चीजें। तो 10 क्विंटल गेहूं यहाँ पे तोलने की बात कर रहा है तो परिमाणवाचक में आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो तो परिमाणवाचक में भी क्या दे रखा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और एक परिमाणवाचक में दे रखा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि निश्चित है। अनिश्चित अब होता है कि कुछ क्विंटल गेहूं खरीद लिए हैं, कुछ क्विंटल बोलता तो अनिश्चित परिमाणवाचक। अब 10 क्विंटल है तो फिक्स 10 क्विंटल खरीदे तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। इसका आंसर डी। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द है। ये उस शब्द जो है क्या है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है या व्यक्तिवाचक विशेषण है। आप लोग देखना भाई यहाँ पे कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है। ये जो उस शब्द है, ये उस शब्द क्या कर रहा है कि ग्रंथ के तरफ को क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, मतलब संकेत कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण इसमें हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, पुराण का सही संधि विच्छेद होगा। पुराण का जो संधि विच्छेद होगा भाई वो क्या होता है, पूरा +9 होता है। क्या होता है, पूरा +9। तो ये पुराण का संधि विच्छेद है, बी। अगला क्वेश्चन है, ये देखो जरा यहाँ पे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या बानर का काम। यहाँ क्या कह रहा हो यहाँ पे कि दरवाजे पे, जैसे मतलब राधा और कृष्ण है उनका संवाद है कि कृष्ण जो है राधा के दरवाजे पे जाते हैं, दरवाजा नॉक करते हैं, मतलब खटखटाते हैं। तो राधा कहती है कि कौन है द्वार पर, तो श्री कृष्ण बोलता कि मैं हरि हूँ मैं राधे। हरि मतलब एक मतलब जो श्री कृष्ण है उसका पर्यायवाची हरि, हरि भगवान यानी विष्णु भगवान के अवतार है, तो हरि हूँ मैं राधे ऐसे बोलती है। तो हरि का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, बानर भी होता है, मतलब बंदर भी होता है। तो राधा मतलब उसकी बात को मतलब मजाक तौर पर ले लेती है कि क्या बानर का काम, यहाँ की तुम बानर हो तो यहाँ पे क्या काम है बानर का, है ना। तो ये राधा बोलती है। तो ये बोला कि इसमें कौन सा पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, काकू वक्रोक्ति अलंकार या श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। देखना आप लोग ध्यान देना है। तो यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार, लेकिन वक्रोक्ति भी कौन सा है, एक वक्रोक्ति होता है वो कि जहां पे क्या है कि कोई व्यक्ति जो है कुछ बात बोलता है और दूसरा सुनने वाला व्यक्ति जो अज्ञानता के कारण जो है कुछ और ही समझ लेता है उसको। तो वहां पे अज्ञानता के कारण जब कुछ और समझ लेता तो वहां पे काकू वक्रोक्ति होता है। लेकिन जब कोई जानबूझ के उसका अर्थ बदल के जो मजाक के रूप में उसका अर्थ बदल देता है तो वहां पे क्या होता है, श्लेष वक्रोक्ति होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका श्लेष, क्योंकि राधा जानबूझ के जो है उसके अर्थ को बदल रही है, तो श्लेष वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, संधि में जब कोई बदलाव नहीं होता है तो उस नियम को क्या कहते हैं। देखो भाई जरा थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे एक दिया हुआ आगम, एक दिया लोप, एक दिया हुआ आदेश और एक दिया प्रकृति भाव। आगम का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात कि जब हम किसी भी शब्द को
मतलब किसी भी शब्द में क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद में जो है क्या होता है कि जब कोई नया शब्द संधि बन करते हैं, सॉरी, जब हम संधि जोड़ते हैं तो संधि जोड़ते समय जो है जब कोई नया शब्द आता है सीधा डायरेक्ट, तो उस नए शब्द को आगम कहते हैं। जैसे हमने कहा एक शब्द हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा सम प्लस कृत, सम प्लस कृत, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, ये संस्कृत हो जाता है। क्या हो जाता है, संस्कृत। तो ये देखो 100 अपने जगह पे, मौ की जगह अंक का बिंदा हो गया, और कृ भी अपनी जगह पे, तो भी, लेकिन ये जो 100 आया है ये एक्स्ट्रा आया है 100, तो 100 का क्या हो गया, यहाँ पे आगम हो गया, तो यहाँ पे आगम हो गया। लोप का मतलब होता है किसी चीज को छुपा देना। एक वाक्य है युवान प्लस अवस्था, ये युवा अवस्था का संधि विच्छेद है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये क्या होगा आपका, युवावस्था, ये युवा अवस्था हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, युवा, युवा अपनी जगह पे, ये युवा अपनी जगह पे है ना। इस ये नौ और ओ आपका यहाँ पर आना था, लेकिन वस्था आ गया सीधा, इसके बाद वस्था आ गया, तो ओ और नौ का क्या हो गया, चलो ओ का तो यहाँ पे क्या हो गया, मात्रा लगी, लेकिन नौ का क्या हो गया, नौ बिल्कुल ही गायब हो गया। जब किसी वर्ण को बिल्कुल एकदम जो है गायब किया जाता है बीच से, तो उसको क्या कहते हैं, लोप कहते हैं। और आदेश का मतलब क्या होता है, आदेश का मतलब होता है जब किसी वर्ण के जगह जो है दूसरा वर्ण लाया जाता है। यहाँ पे तो हमने सीधा नया वर्ण लाया, किसी दूसरे की जगह नहीं लाया, वहां पे आगम होता है। लेकिन जब किसी एक वर्ण को हटा के उसकी जगह दूसरा वर्ण लाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, आदेश कहते हैं। जैसे शब्द लिख दें हम जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जगदीश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये जगदीश। अब जगदीश में देखो तो ज और गौ, ज और गौ अपनी जगह पे है, और ईश भी है ही, लेकिन तौ के जगह क्या हो गया, यहाँ पे गौ हो गया, तौ के जगह गौ हो गया, तो तौ को हटा के उसके जगह गौ को लाया, बाकी ई की मात्रा उस पर लग गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आदेश किया गया, हमने किसको, तौ के जगह गौ को क्या किया है, यहाँ पे आदेश किया है। और प्रकृति भाव क्या होता है कि जब मतलब कोई बदलाव नहीं होता तो वहाँ पे प्रकृति भाव होता है। जैसे क्या होता है आपका, एक होता है आपका क्या होता है, प्रातः प्लस काल, प्रातः प्लस काल। अगर आप प्रातः प्लस काल को देखोगे तो प्रातः प्लस काल को अगर जोड़ोगे तो प्रातः काल, प्रातः काल इसका संधि होती है। तो यहाँ पे आप लोग देखो तो बिल्कुल जोड़ा हमने, तो कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं हुए, तो इसको क्या कहते हैं, प्रकृति भाव कहते हैं। संधि में कोई भी बदलाव जब नहीं होता तो उस नियम को क्या कहते हैं, तो जब कोई भी बदलाव नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं, प्रकृति भाव कहते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। चलो रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद उत्तराखंड के क्वेश्चन आएंगे और फिर जीएस के। यहाँ पे देखना 5:25 पर मिनट और घंटे की सुई आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। आप लोग देखना, जैसे घड़ी है ना, इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 12, 6, 3 और 9 बजते हैं, तो घड़ी बनाकर आप इसको कर सकते हो आसानी से। 5:25 देखो 5 कहाँ पे होते हैं भाई, घंटे की सुई 5 पे, और 25 मिनट भी कहाँ होती है, 5 पे। लेकिन भाई आप लोग देखना, जब मिनट की सुई जो यहाँ से घूमते घूमते 5 पे पहुंचेगी, तब तक घंटे की सुई तो थोड़ी आगे चले जाएगी, तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप हो जाएगा, तो 0 डिग्री तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। लेकिन इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्या है कि आपको क्या करना है कि जितने घंटे का, मिनट और घंटे की सुई के बीच में गैप होता है, जैसे बाई चांस मिनट की सुई 3 पे होती है और घंटे की 5 पे होती है, तो 1, 2, तो 2 का गैप हो जाता है, तो हम 2 लिखते हैं। लेकिन इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है, तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और जितने घंटे का गैप होता है उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाता है, मिनट का आधा। तो जैसे मिनट है तो मिनट कितना है, 25, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। बाकी ये तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, केवल 12.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो 12.5 डिग्री मतलब ए क्या हो गया आपका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 फरवरी 2052 को कौन सा दिन होगा। हमने इसके लिए बताया था, थोड़ा सॉल्व करके बताते हैं इसको, है ना। 10 फरवरी, इसको जो आगे लिखेंगे इसको पीछे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2051 हो जाएगा। इसको एक कम करके लिखते हैं और फिर बाद में आपका क्या हो जाएगा, 10 फरवरी हो जाएगा, है ना। फिर आपका क्या हो जाएगा, इसको सन 2000 में तो 2000 प्लस 51 कर देंगे और प्लस ये 10 फरवरी हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें 4 का भाग देते हैं, तो ये 2000 का तो 0 हो जाएगा, इसमें 4 का भाग दोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, तो 4 × 4 1 बचेगा, 4 × 3 12, 13 बार जा रहा है ना, 13 बार नहीं जाएगा, ये 12 बार जाएगा, 4 दूनी 8 है ना, 12 बार जाएगा। और फिर आपको जो शेष बचेगा उसको छोड़ो, लेकिन 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करके क्या करते हैं, जो ये 51 था, इस 51 में से जितने बार भाग जाता है उसको माइनस करते हैं, मतलब 12 बार भाग गया था तो इसको माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस फरवरी का क्या करेंगे, जैसे जनवरी फरवरी जो भी महीना होगा लिखा, जनवरी से लेकर वहां तक के सारे महीने लिखेंगे जो यहाँ पे होगा लिखा। फरवरी है तो जनवरी, फरवरी आ जाएगा, जनवरी 31 का जाता है, फरवरी वैसे यहाँ पे 28 का जाना, 29 का जाना चाहिए, लीप ईयर है, लेकिन 10 फरवरी है तो यहाँ पे लास्ट वाले महीने में डेट ही लिखते हैं, तो ये 41 हो जाएगा जोड़ के, ये हो गया आपका। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 12 दूनी 24 और प्लस 51 में से 12 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 9, मतलब 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पे बचा 4, 4 में से गया 3, 39, और ये हो गया आपका 41, है ना। इनको जोड़ोगे तो 9 और 1 10, 10 और 4 14 का 4 हासिल 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 3 7, 8 9 और 1 10, ये हो गया आपका 104। इसमें 7 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसको देखेंगे, वही आंसर बनाएगा आपका। तो 7 का भाग देंगे तो 7 × 7 कितना बचेगा, 8 9 10 3 बचेगा, तो 34 हो जाएगा। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, मतलब कितना बच रहा शेष बच रहा आपका 6 शेष बच रहा। तो 1 के लिए सोमवार, 2 के लिए मंगलवार, 3 के लिए बुधवार, 4 के लिए बृहस्पतिवार, 5 के लिए शुक्रवार और 6 के लिए शनिवार। तो शनिवार इसका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब सी इसका आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी महीने की 17 तारीख को सोमवार है
देखो किसी महीने की 17 तारीख को क्या है, सोमवार, आप इसको जरा होल्ड करके देना, किसी महीने की 17 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 5 तारीख के 17 दिन बाद के 6 दिन पहले के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। हमेशा जब भी ये क्वेश्चन होगा तो जो दिया होगा ना उसको तो आपको छोड़ देना है, उसके अलावा जितने भी दिए अगर बाद के बोलेगा तो प्लस करना और पहले के बोलेगा तो माइनस करना, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो तो उसी महीने की 5 तारीख है तो हमने 5 लिख दिया, 5 तारीख के 17 दिन बाद, तो 17 दिन बाद मतलब बाद के लिए प्लस कर दिया, के 6 दिन पहले, 6 दिन पहले बोला तो 6 माइनस कर दिया, के 2 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद बोला तो इसको 2 को प्लस कर दो, बस इनको जरा जोड़ घटाव कर दो तो क्या हो जाएगा आपका 17 और 5 कितना होता है 22, और 22 में से आप 6 को माइनस कर दो या फिर 22 में 2 जोड़ दो तो 22 और 2 कितना होगा 24, 24 में से 6 गया कितना बचेगा 18, 18 कुल मिलाकर हमने 18 तारीख का पता करना है। तो 17 तारीख को अगर सोमवार है तो 18 तारीख को क्या हो जाएगा मंगलवार, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखना, घड़ी में मिनट की सुई 17 मिनट में कितने डिग्री का कोण, कितने डिग्री के कोण पर घूमेगी, मिनट की सुई कितने डिग्री के पर कोण के पर घूमेगी, तो भाई जो मिनट की सुई होती है ना वो 60 मिनट में क्या होता है कि 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो कह रहा है 17 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 60 बराबर 360 है तो 17 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 360 गुणा 17/60, ये इस तरीके से कैलकुलेशन होगी, इसकी 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 17 6 102, तो क्या हो जाएगा आपका 102 डिग्री हो जाएगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसको भी यहीं पर देख लेते हैं जरा, इसमें क्या कह रहा है, ये देखो जरा ये वाला क्वेश्चन देखना आप लोग, क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये देखो इसका अर्थ ये बता रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पे देखना एफ का 6 है तो एफ जो अंग्रेजी वर्णमाला में 6 नंबर पे होता है, आर का यहाँ पे 18 दे रहा तो अंग्रेजी वर्णमाला में आर 18 पे होता है, यू का 21 दे रहा तो अंग्रेजी वर्णमाला में यू 21 पे होता है, आई का 9 दे रहा तो अंग्रेजी वर्णमाला में आई का 9 होता है, और टी का 20 दे रहा तो अंग्रेजी वर्णमाला में टी का 20 होता है, तो आपका सीधा सीधा हो जाएगा। अगर हम एस की बात करें तो एस का कितना होता है 19, टी का कितना होता है, तो टी का होता है आपका 20, टी का हो गया 20, ई का 5 होता है, और एम का कितना होता है, एम का होता है 13, तो आपका हो जाएगा 19 20 5 13, तो 19 20 5 13, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, ये देखो जरा ये क्वेश्चन जरा थोड़ा सा और भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक शब्द दे रखा भाई, शब्द में यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से, मतलब जो ये पहला अक्षर है इसको अंतिम अक्षर से बदले, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से बदले, मतलब पूरे 11 अक्षर है तो जो दूसरा अक्षर है उसको 10वें अक्षर से बदलना है ना, तो कह रहा है कि नए शब्द जो बनेगा उसमें टी के बाद कौन सा आएगा। जब भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं ना तो इसमें थोड़ा सा आपको कैसे करना है ताकि जल्दी हो जाए, आपको नंबरिंग करनी है भाई, नंबरिंग मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ना टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप लोग देखो उसने कहा कि पहले और लास्ट को बदलना है, पहले और लास्ट को, तो ई और डी को बदलना, तो ई यहाँ पे चले जाएगा और डी आपका यहाँ पे चले जाएगा, फिर आई और सी को बदलना है तो आपका सी यहाँ पे हो जाएगा और आई आपका यहाँ पे हो जाएगा, फिर आपको एस और एन को बदलना है तो एन यहाँ पे हो जाएगा और एस आपका यहाँ पे हो जाएगा, फिर आपको टी और ए को बदलना है तो आपका ए यहाँ पे हो जाएगा और टी आपका यहाँ पे हो जाएगा, फिर आपको यू और बी में बदलना है तो बी यहाँ पे हो जाएगा और यू यहाँ पे हो जाएगा, तो बचा कौन आर, आर आपका यहीं पे रहेगा। तो कह रहा हूँ कि अगर ऐसा बन जाए तो टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो टी के बाद आ रहा है आपका एस, तो एस इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने अपनी बेटी का विवाह अपने, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक आदमी ने अपनी बेटी का विवाह अपनी मामी के बेटे से कर दिया, दामाद पहले उस आदमी को क्या कहकर बताते थे, मतलब क्या कहकर पुकारते थे। देखो एक आदमी है, सपोज हमने ये बना दिया यहाँ पे आदमी है ना, ये सपोज हमने कहा कि एक आदमी है, ये है आदमी, ठीक है, एक आदमी ने अपने बेटी का विवाह, इस आदमी की जो बेटी है ना, ये आदमी है और इस आदमी ने अपने जो ये बेटी है इस बेटी का विवाह अपनी मामी, ये देखो जो इसकी मामी है, मतलब इसकी मामी कौन हो जाएगी, थोड़ा सा जरा फिर से देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक आदमी ने अपने बेटी का विवाह अपने मामी के बेटे से कर दिया। देखो एक आदमी है भाई, तो सबसे पहले आप जो यहाँ पे एक आदमी बनाओ जरा, ये हो गया सपोज आदमी, ठीक है, ये आदमी हो गया। एक आदमी ने अपने बेटी का विवाह, इस आदमी की क्या है एक बेटी है और इसने अपने बेटी का विवाह अपनी मामी, तो जो इसकी जो इस आदमी की जो मामी होगी, इस आदमी की मामी कौन होगी, इस आदमी की जो माँ होगी, इस आदमी की जो माँ होगी, इस माँ का जो भाई होगा है ना, इस भाई की जो क्या होगी पत्नी होगी, वही इसकी क्या होगी मामी कौन होगी इसकी, इसके माँ के भाई की पत्नी, अपने मामी के बेटे से कर दी, मतलब इसकी शादी किससे करी, अपने मामी के बेटे से, इसका ये बेटा है तो इससे इसने क्या कर दी शादी कर दी। तो दामाद से पहले ये क्या बोलता था, इसको दामाद बनने से पहले उस आदमी को क्या कहकर बताते थे, इस आदमी को ये क्या बोलता था ये, तो आप लोग देखो ये तो इसकी माँ है और ये इसका क्या है भाई है, सॉरी इसका क्या है ये भाई है,
ठीक है ना। तो इसके माँ, इसके भाई की ये वाली इसकी बहन हो जाएगी, है ना, ये भाई बहन है, ये इसकी पत्नी थी, तो ये पति पत्नी है, तो ये इसका भाई है, तो इसकी ये क्या है, माँ है, इसकी मतलब क्या है, ये इसकी माँ है, लेकिन इसकी बहन है, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये फूफी हो जाएगी या बुआ हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, इसका फुफेरा भाई हो गया, तो फुफेरा भाई हो जाएगा, तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। देखो एक चिड़ियाघर में क्या है, चूहे और कबूतर है। चलो हमने लिख दिया, ये तो है आपके चूहे और एक है क्या, कबूतर। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है। यदि सिरों की संख्या 90, देखो अगर हम यहाँ पे सिर देखें तो सिरों की संख्या 90 और पैर, यहाँ पे पैरों की संख्या बोल रहा भाई, ये पैरों की संख्या है ना, और एक पैर है, पैरों की संख्या दे रखी उसने कितनी, 224। तो कह रहा कि कबूतरों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर हम ये मान के चलें कि भाई जो सिर होंगे ना, सिर तो मतलब क्या होंगे, सबके एक एक ही होंगे, तो सिर अगर एक एक होंगे, हम ये मान के चले कि चलो कबूतरों की संख्या कितनी है, 68 है सपोज, यही आंसर है। तो मैं निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालना था। आपने कबूतरों की संख्या अगर आप 68 लेके चलते हैं तो सिर जो है कबूतर के 68 ही होंगे, और चूहे के भी उतने एक ही, हर चूहे का एक एक सिर होगा, तो चूहे के सिर कितने हो जाएंगे, क्योंकि टोटल जो है क्या बोल रहा हो कि जो सिर है टोटल वो कितना है, 90 सिर है, तो 68 सिर इसके हो गए, तो 22 सिर किसके हो जाएंगे, आपके चूहों के हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 8 और 2 10 और 6 और 2 8 और 1 9, 90 हो जाएंगे पूरे सिर, क्योंकि 90 है ये चूहे और कबूतर टोटल मिला के, तो 90 सिर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो कि पैर आपके कितना आने चाहिए, 224 आने चाहिए। अब आप लोग देखो कि अगर चूहे 22 है तो एक चूहे के कितने पैर होते हैं, 4, तो इसके पैर कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 88 पैर हो जाएंगे। और अगर कबूतर देखें तो कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो पैर टोटल पैर कितने हो जाएंगे कबूतर के, तो एक कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 और 1 13, 136 हो जाएंगे। अगर इनको जोड़ेंगे तो 224 होना चाहिए, तो 8 और 6 14 और 8 9 10 11 और 1 12 और 1 और 1 224 आ गया आपके, देखो तो 68 ही आपका आंसर है, क्योंकि हमने क्या माना था, कबूतर 68 माने थे, तो आप कबूतर ही पूछ रहा था, तो 68 होगी, तो ऑप्शन से किया जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रदर्शित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। देखो ये पिछले हफ्ते भी आया था भाई, गलती से जो दोबारा डल गया इस पेपर में भी, ये पिछले हफ्ते भी था। देखो इसमें क्या किया, 2 के साथ 5 की गुणा की तो 10 आ गया, 10 के साथ जो है 4 की गुणा कर दी तो 40 आ गया, 12 के साथ 40 के साथ जो है 3 की गुणा कर दी तो 120 आ गया, 120 के साथ 2 की गुणा कर दी तो 240 आ गया। तो पहले 5 की, फिर 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की, और अब 1 की गुणा। अगर 240 में 1 की गुणा करेंगे तो 240 ही आ जाएगा, तो 240 आपका आंसर हो गया सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चींटी 3 मीटर चलती है। देखो एक चींटी 3 मीटर चलती है, सपोज कोई चींटी है वो यहाँ पे है, वो 3 मीटर चलती है, चलो हमने कहा कि 3 मीटर चले गई, ऐसे 3 मीटर चलती है, और फिर जो है 4 मीटर ऊंची पेड़ पर चढ़ती है। अब पेड़ पर चलती तो पेड़ तो ऐसे होगा ना, तो 4 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ती है, 4 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ती है, तो आपके मूल स्थान से वो कितनी दूरी पर, मतलब जहाँ से वो चली थी वहाँ से कितनी दूरी पर होगी, तो ये दूरी निकालनी हमने। तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है, इसको तिरछी ऊंचाई बोलता है, एल लिखते हैं, इसको आप ए मान के चलो और इसको क्या मान के चलो बी, तो इसका फॉर्मूला होता है एल बराबर √a² प्लस b²। जब तिरछी ऊंचाई निकालते हैं तो आपका a² कितना हो जाएगा, आपका 4 का स्क्वायर, और b² आपका किसका हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 16 और 9 कितना होता है 25, √25 हो जाएगा, तो √25 क्या हो जाएगा, 5 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलो इसके बाद जो है आप जीएस के क्वेश्चन देखो जरा। चलो भाई उत्तराखंड के क्वेश्चन देखना, 31 क्वेश्चन देखना कि क्या बता रहा है यहाँ पर। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, ठीक है। तो पहला देखना कि राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान 18वां है, ठीक है भाई, 18वां स्थान है राज्यों में। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में देखें, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर, अगर सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर उत्तराखंड का स्थान फिर कौन सा आता है, फिर आपका आएगा 20वें नंबर पर, ठीक है। और राज्यों में देखें तो राज्यों में 18वें नंबर पर आता है आपका उत्तराखंड राज्य, ठीक। तो पहला तो आपका सही हो गया। दूसरा देखना कि सर्वाधिक नगरों वाला जनपद, देखो सर्वाधिक नगरों वाला जनपद आपका हो जाएगा हरिद्वार, ठीक है। यहाँ पर कुल 24 नगर है, ठीक। सबसे कम नगरों वाला जिला, अगर सबसे कम नगरों वाला जिला पूछे तो तब आपका हो जाएगा बागेश्वर, ठीक है। तो एक नगर है यहाँ पर बागेश्वर में, बाकी सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है नगरों वाला जिला, तो दूसरा आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखना, झपटो छीनो आंदोलन के प्रेरणता गोविंद सिंह रावत है भाई, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 21 जून 1998 को ये आंदोलन होता है, 1998 को लाता तोलमा, ठीक है, ये सारे गांव चमोली में होते हैं, तो वहाँ पर ये आंदोलन होता है आपका झपटो छीनो आंदोलन, ठीक है। चलो ये सही हो गया आपका। चौथा देखना कि देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में खोला गया, ठीक है भाई।
तो देश का पहला है कौन सा स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, ये आपका है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका उत्तरकाशी में है, वहाँ पर इसे खोला गया है। यानी कि यहाँ पर आपको सही छाड़ना था, तो 1, 3, 4 यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 32। जनजाति विरासत संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? देखो जनजाति विरासत संग्रहालय, तो ये हो जाएगा भाई आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो जनजाति विरासत संग्रहालय आपका, और इसके अलावा यहाँ पर एक राजकीय संग्रहालय भी है, राजकीय संग्रहालय भी आपका पिथौरागढ़ में है। एक आपका ध्यान रखना सुमेरु संग्रहालय, ये भी आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, बाकी आपका गोपेश्वर में हो जाएगा भाई आपका पहाड़ी संग्रहालय आपका है गोपेश्वर में। ठीक है, इसके अलावा आपका है हल्द्वानी में आपका हो जाएगा मिट्टी का संग्रहालय आपका है हल्द्वानी में। और हल्द्वानी में जो आपका वन अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, हल्द्वानी में वन अनुसंधान केंद्र, वहाँ पर मिट्टी का संग्रहालय खोला गया है हल्द्वानी में। ठीक है, बाकी एक और याद रखना, जड़ी बूटी संग्रहालय आपका हो जाएगा भाई हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार। देखो जड़ी बूटी जो केंद्र है, जड़ी बूटी संस्थान है जो जड़ी बूटी के नाम से, वो आपका गोपेश्वर हो जाएगा, जबकि जड़ी बूटी के नाम से जो संग्रहालय है वो आपका कहाँ हो जाएगा? हरिद्वार में हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 33 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। ठीक है, यहाँ पर गलत छाड़ना भाई आपको। ठीक, देखो रूढ़िया या बारूड़ी का संबंध किससे है भाई? रिंगौल शिल्प से। ठीक है, ये देखो रूढ़ी जाति और बारूड़ी जाति का संबंध है हमारे राज्य में रिंगौल शिल्प से। ठीक है, हनकिया जो का संबंध है यहाँ पर मृद भांड निर्माण से। देखो हनकिया जाति के जो लोग हैं उनका संबंध वो किससे है भाई? क्या निर्माण करते हैं? मृद भांड। ठीक है, यानी कि बर्तनों का निर्माण करते हैं वो, मिट्टी के बर्तन। ठीक, धूना जाति का संबंध है आपका रुई साफ करने से। ठीक है, तो राज्य में जो धूना जाति के लोग क्या करते हैं? रुई साफ करते हैं। हनकिया का संबंध है मृद भांड निर्माण से, रूढ़िया और बारूड़ी का संबंध है रिंगौल से। यानी कि ये 3 तो सही हो जाएंगे। देखो चौथानी आपने सुना होगा, चौथानी ब्राह्मण। ठीक है, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करता है आपका रुद्रचंद, या फिर चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति यहाँ पे सोमचंद रुद्रचंद के द्वारा की जाती है। तो जो आपका ये है भाई चौथानी, इनका संबंध है चूने के कारोबार से, ठीक है। तो राज्य में जो चौथानी लोग हैं या चौथानी का जो संबंध है वो है चूने के कारोबार से। ठीक है, देवीय न्याय व्यवस्था का संबंध, देखो देवीय न्याय व्यवस्था का रूप, राज्य में देवीय न्याय व्यवस्था का रूप है, उसे बोलते हैं दुणाऊट। ठीक है, ध्यान रखना, राज्य में या गढ़वाल क्षेत्र में देवीय न्याय व्यवस्था का जो रूप है, ठीक है, देवीय न्याय व्यवस्था का जो रूप है उसे किस नाम से जाना जाता है? दुणाऊट के नाम से। जबकि चौथानी का संबंध जो है वो चूने के कारोबार से। यानी कि यहाँ पे क्या छाड़ना है? निम्न में से गलत कथन छाड़ना है। ए बी सी तो सही हो जाएंगे आपके, ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। देखो सही कथन चुनना आपको। ठीक है, पहला देखना, शिष्ट और अर्नबरियल प्रकार का समाधान हमें अल्मोड़ा के सानड़ा और बसेड़ी ग्राम से प्राप्त हुआ है। ठीक है भाई, शिष्ट और देखो जो अल्मोड़ा का सानड़ा और बसेड़ी ग्राम है, यहाँ पर हमें समाधान मिले हैं, समाधान, और इसकी खोज की थी यशोधर मटपाल के द्वारा। ठीक है, जो अल्मोड़ा का सानड़ा और बसेड़ी गांव है, यहाँ पर जो समाधान मिले हमें, उसकी खोज करते हैं यशोधर मटपाल। और ये समाधान हमें कितने प्रकार के मिले हैं भाई? 2 प्रकार के मिले हैं, शिष्ट और अर्नबरियल। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा भाई, शिष्ट एवं अर्नबरियल प्रकार के समाधान हमें अल्मोड़ा के सानड़ा और बसेड़ी ग्राम में मिले। ठीक है, कतई रंग की मानव आकृतियाँ, देखो कतई रंग की जो मानव आकृतियाँ हैं ये हमें लुएथाप से नहीं मिली है, ये हमें मिली है पैठशाला से, पैठशाला यानी कि अल्मोड़ा से। ठीक है, कतई रंग की जो मानव आकृतियाँ ये हमें पैठशाला से मिली है। किमनी गांव से, अच्छा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, किमनी गांव से हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है भाई, किमनी गांव से हमें हल्के रंग सफ़ेद रंग के चित्रित और हथियार पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखो किमनी गाँव की खोज 1998, ठीक है, और MP जोशी के द्वारा की गई, MP जोशी। और किमनी गांव आपको पता है चमोली में है, और यहाँ से हमें क्या मिला है भाई? हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। ठीक, तो ये आपका सही हो जाएगा। चौथा देखना कि यशवंत कटोच ने मलारी ग्राम से,
मलारी गांव से 7 मानव आकृतियों की खोज की। देखो ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। यशवंत कटोच के द्वारा जो 7 मानव आकृतियों की खोज की गई है वो लाखू उडियार गुफा से की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि यशवंत सिंह कटोच ने जो आपका 7 मानव आकृतियों की खोज की है वो लाखू गुफा से की है, लाखू गुफा, ठीक है। और लाखू गुफा से 1982 में आपकी 7 मानव आकृतियों की खोज की। देखो लाखों गुफा की खोज तो आपको पता है, लाखों गुफा की खोज एमपी जोशी के द्वारा 1968 में की गई थी, लेकिन उस लाखों गुफा से 7 मानव आकृतियों की जो खोज की गई है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा यशवंत सिंह कटोच के द्वारा, ठीक, 1982 में, ठीक है। मलारी गांव की खोज, देखो मलारी गांव की जो खोज हुई है, ठीक, मलारी गांव की खोज 1956 में हुई थी, 1956, और शिव प्रसाद डबराल के द्वारा मलारी ग्राम की खोज की गई या मलारी सवादान की खोज की गई थी, ठीक है। मलारी गांव से बहुत सारी चीज़ें मिली है हमें प्रागैतिहासिक काल की, ठीक है, सोने का मुखौटा मिला है हमें वहाँ से, ठीक। दूसरा आपका ध्यान रखना कि सवादान मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के हमें कुछ प्रमाण मिले हैं, घोड़े के अवशेष मिले हमें मलारी गाँव से, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मिली है, चमड़े का कुतुब मिला है हमें मलारी गाँव से, ठीक। अच्छा, तो इसको समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा। देखो पहला तो आपका सही है, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा आपका सही हो जाएगा, तीसरा आपका सही है, यानी कि 1 और 3, ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कत्यूरी शासन से संबंधित गलत कथन का चयन करना। देखो कत्यूरी शासन से संबंधित भूमि मापन अधिकारी, उसे क्या बोलते थे, प्रमावतार, ठीक है भाई। महल का प्रहरी, देखो महल का जो प्रहरी होता था कत्यूरी शासनकाल में उसे बोलते थे राज दोवारिक, ठीक है, राज दोवारिक आपका महल का प्रहरी होता था। जबकि उपचारिक, उपचारिक आपका होता था जो भूमि संबंधी अभिलेख रखता था, भूमि संबंधी अभिलेख रखने वाला, भूमि संबंधी अभिलेख रखने वाला कत्यूरी काल में वो होता था उपचारिक, ठीक है। और उपचारिक के साथ साथ एक और अधिकारी होता था पट कोषचारिक, ठीक है, एक इसके साथ और होता था पट कोषचारिक। उपचारिक और पट कोषचारिक ये 2 अधिकारी आपके कत्यूरी शासनकाल में भूमि संबंधी अभिलेख रखने वाले होते थे, ठीक है। शांति या विदेश मंत्री आपका महासंधि विग्रह होता था। कृषि की उन्नति के लिए, देखो कृषि की उन्नति के लिए जो अधिकारी होता था वो आपका क्षेत्रपाल होता था, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 36, निम्नलिखित में से कौन सा मेला या उत्सव 12 वर्ष के अंतराल में नहीं लगता है। देखो भाई 12 वर्ष के अंतराल में कौन सा मेला नहीं लगता या उत्सव नहीं, देखो दुधियाड़ी देवी मेला ये आपका टिहरी में लगता है और ये भी 12 साल के अंतराल में लगता है। चित्रशिला मेला हो जाएगा, चित्रशिला मेला आपका नैनीताल में लगता है, ठीक है। और ये आपका प्रत्येक वर्ष आपका आयोजन होता है चित्रशिला मेला का। बाकी कंडाली उत्सव आपका ये भी 12 वर्ष के अंतराल में होता है, ये आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है, भोटिया जनजाति के द्वारा कंडाली उत्सव। आलम सैन चूमो धारमा घाटी में होता है, ये भी आपका भाई 12 वर्ष के अंतराल में होता है। बाकी चित्रशिला मेला जो नैनीताल में है ये प्रत्येक वर्ष में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 37, निम्नलिखित में से 2025 में हिमालय गौरव सम्मान, ठीक है, 2025 में हिमालय गौरव सम्मान दिया गया। भाई किसको दिया गया हिमालय गौरव सम्मान, तो यहाँ पर देखना राजेंद्र सिंह नेगी है आपका, ठीक है, प्रोफेसर अजित कुमार नेगी और प्रोफेसर DK राणा, यानी कि आपका सभी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको, ठीक है, गलत कथन छाड़ना है। देखो सेवा का अधिकार आयोग का गठन, हमारे राज्य में सेवा का अधिकार आयोग का गठन, देखो सेवा का अधिकार आयोग का गठन आपका 13 मार्च 2013 को होता है, ठीक है। जबकि 2011 में सेवा का अधिकार कानून बनता है, सेवा का अधिकार कानून पूछे तो 2011, और जबकि सेवा का अधिकार अधिनियम पूछेंगे तो 13 मार्च 2013, यानी कि पहला ही आपका गलत हो गया। बाकी राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 2003, 27 मई 2003, ठीक है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन, देखो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 10 मई 2011 को, और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2013 में, मई 2013 में आपका राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ, यानी कि यहाँ पर गलत आपका ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। सेवा का अधिकार आयोग का गठन 2013 में होता है, जबकि सेवा का अधिकार कानून, पहले कानून बनता है उसके बाद अधिनियम आपका आयोग बनता है, ठीक है। चलो 39 देखना, गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगाड़ और गिरती नदी,
गणेश गंगा होगी, ऋषि गंगा, देखो ऋषि गंगा फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है, 2 है ऋषि गंगा, चमोली में 2 है, बाकी एक उत्तरकाशी में है ऋषि गंगा, यमुना की सहायक। ऋषि गंगा फर्स्ट, कियोगाड़ नदी और गिरथी नदी आदि किसकी सहायक नदियां हैं भाई? देखो ये आपकी हो जाएगी पश्चिमी धौली गंगा की, ठीक है। देखो ऋषि गंगा फर्स्ट आपकी पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है, जबकि ऋषि गंगा जो एक आपका नीलकंठ पर्वत है, नीलकंठ पर्वत से निकलती है आपकी ऋषि गंगा नदी, ऋषि गंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी ऋषि गंगा 2। और ये बद्रीनाथ के पास अलकनंदा में मिलती है, अलकनंदा, ठीक है। तो इन दोनों का संगम कहाँ होता है? बद्रीनाथ के पास, ठीक। तो ध्यान रखना यहाँ पर एक ऋषि गंगा है, ये पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। और ये ऋषि गंगा आपकी रैनी गांव से निकलती है, ये वाली ऋषि गंगा फर्स्ट रैनी गांव से, जबकि ऋषि गंगा सेकंड नीलकंठ पर्वत से निकलती है और अलकनंदा में ये कहाँ पर मिलती है? बद्रीनाथ के पास, ठीक है। बाकी मंदाकिनी की सहायक नदियाँ देखना, एक तो आपका मधु गंगा हो गई, ठीक है, मधु गंगा हो गई, सोन गंगा या वासुकी गंगा, सोन गंगा या फिर वासुकी गंगा, धुलगाड़ नदी, धुलगाड़, ठीक है, अल सतरंगिणी नदी, ठीक है, अल सतरंगिणी नदी और काली गंगा, ठीक। तो ये आपकी हो जाएगी मंदाकिनी की सहायक नदी। कोसी की सहायक नदी है देवगाड़, मिन्नोलगाड़ और सुमालीगाड़, ये आपकी हो जाएगी कोसी की सहायक नदी, ठीक है। कोसी नदी कोसानी से निकलती है, मंदाकिनी नदी आपका रुद्रप्रयाग के चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, जबकि पश्चिमी रामगंगा दूधातोली से निकलती है, ठीक है। इसकी हो जाएगी बिरमा गागस, बिन्नो हो गई आपकी, खो नदी होगी, मंडाल नदी हो गई, ठीक है, मंडाल नदी। तो ये सारी की सारी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं भाई, ठीक है। बाकी पश्चिमी रामगंगा जिसे पुराणों में रथवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है, दूधातोली श्रृंखला से निकलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो चढ़ती बुग्याल आपका हो जाएगा पिथौरागढ़ में, तो पहला ये आपका गलत हो गया भाई, अच्छा सही छानना आपको, ठीक है। गुलाबी कांटा बुग्याल आपका हो जाएगा उत्तरकाशी में, जबकि चमोली में आपका चित्रकांटा है भाई, चित्रकांटा बुग्याल चमोली में है और गुलाबी कांटा बुग्याल उत्तरकाशी में हो जाएगा, उत्तरकाशी, ठीक है। गुलाबी कांटे के अलावा उत्तरकाशी में एक केदार कांटा बुग्याल है, गुलाबी कांटा बुग्याल है, पवाली कांटा बुग्याल पूछे, पवाली कांटा बुग्याल आपका हो जाएगा टिहरी में, ठीक है। और चित्रकांटा बुग्याल आपका हो जाएगा चमोली में। हरुनता बुग्याल ये आपका हो जाएगा उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी, ठीक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी ही सही बच रहा है, यहाँ पर बगजी बुग्याल आपका हो जाएगा चमोली में, ठीक है। बगजी बुग्याल, बेदनी बुग्याल, केला बुग्याल, ठीक है। बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल पाया जाता है? केला बुग्याल, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 41, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको, ठीक है। कोसी रामगंगा मंडल और सोना नदियां कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के होकर बहती है, ठीक है भाई। कोसी नदी, रामगंगा, मंडल और सोना नदी ये राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य होकर बहती है। सर्वाधिक पर्यटकों वाला राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और दूसरे नंबर पर हो जाएगा आपका फिर राजाजी नेशनल पार्क, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा फूलों की घाटी। तो सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आते हैं वो सबसे ज़्यादा पर्यटकों वाला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क और फिर फूलों की घाटी, ठीक है। चलो दूसरा गलत हो गया आपका। तीसरा देखना, देश में बाघों के सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है भाई। देश में सर्वाधिक बाघों की घनत्व वाला, सर्वाधिक बाघों की जनसंख्या नहीं है, देखो सर्वाधिक बाघों की जनसंख्या में उत्तराखंड तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, कर्नाटक दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर हमारा उत्तराखंड, सर्वाधिक बाघों की जनसंख्या। यहाँ पर पूछ रहा है घनत्व में, सर्वाधिक घनत्वों वाला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है भाई। सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला राष्ट्रीय उद्यान अस्कोट नहीं होगा भाई, राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, ठीक है। सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और अगर क्वेश्चन ऐसे होता है कि सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला वन्य जीव विहार बताइए भाई, तो सर्वाधिक वन्य जीव विहार कस्तूरी मृगों वाला, फिर आपका अस्कोट आंसर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, गलत छानना है आपका, यानी कि 2 और 4 गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलो 2 और 4 ऑप्शन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, चंदोमती माता मंदिर जो कि मुखवा गांव के पास है भाई, मुखवा गांव, ठीक है। मुखवा गांव यानी कि उत्तरकाशी में गंगोत्री के पास। नागड़ी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा भाई उत्तरकाशी में, ठीक है। तो चंदोमती माता मंदिर, नागड़ी देवी मंदिर, देखो नागड़ी देवी मंदिर बालखिला पर्वत पर है, बालखिला पर्वत उत्तरकाशी में है। तो इस पर्वत पर है आपका कौन सा, नागड़ी देवी मंदिर, और मुखवा गांव के पास चंदोमती माता मंदिर है उत्तरकाशी में, ठीक है। देखो एक तो बाल खिल्या है,
यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बाल खिल्य नदी, बाल खिल्य नदी, बाल खिल्य नदी जो कि तुंगनाथ से निकलती है, तुंगनाथ, तुंगनाथ से निकलती है, जो कि किसकी सहायक नदी है भाई, अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है। बाल खिल्य नदी है और बाल खिला पर्वत है उत्तरकाशी में, बाल खिल्य नदी जो तुंगनाथ से निकलती है और अलकनंदा में मिलती है, चमोली में, ठीक। तो इस पर कंफ्यूज मत होना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से अल्मोड़ा में स्थित नहीं है, कौन सा स्थल अल्मोड़ा में नहीं है। देखो दूनागिरी मंदिर भी अल्मोड़ा में है, गांधी कुटी भी अल्मोड़ा में है, ब्राइट एंड कॉर्नर भी है, कौन सा नहीं होगा भाई, ऑप्शन डी गांधी मंदिर, ये आपका हो जाएगा नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल। देखो गांधी कुटी पूछे तो अल्मोड़ा में है, गांधी मंदिर है तो नैनीताल में है, ठीक। दूनागिरी मंदिर पूछे तो अल्मोड़ा में है, और दूनागिरी पर्वत, दूनागिरी पर्वत, दूनागिरी पर्वत आपका है, ये हो जाएगा चमोली में, ठीक है। दूनागिरी पर्वत का युद्ध भी होता है 1743 में, जब आपका रोहिलाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था, ठीक है। उस समय कुमाऊं का राजा होता है कल्याण चंद और गढ़वाल का राजा होता है प्रदीप शाह। तो उस समय दूनागिरी का युद्ध होता है 1743 में, जिसमें प्रदीप शाह कल्याण चंद की हेल्प करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, खेड़ी देवी, ज्वाल्पा देवी, ठीक है, खेड़ी देवी, ज्वाल्पा देवी, उल्का देवी और साक्रिय देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है भाई। तो कौन सी जनजाति करती है साक्रिय देवता की पूजा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बोक्सा जनजाति, ठीक है। बोक्सा जनजाति आपकी इसकी पूजा करती है, ठीक। थारू जनजाति के लोग, खड़गाबूत, पछावन, भूमिया, नगराई, खड़गाबूत, पछावन, ठीक है, नगराई, ठीक, भूमिया देवता। तो इसकी पूजा कौन सी, देखो खेड़ी देवी, ज्वाल्पा देवी, हुल्का देवी, साक्रिय देवता की पूजा करती है आपकी बोक्सा जनजाति, ठीक है। थारू जनजाति के लोग कौन किस किस देवता की पूजा करते हैं, खड़गाबूत, पछावन, नगराई, भूमिया देवता, ठीक है। इसके अलावा आपका हो जाएगा कोरोदेव, भूमसेन, ठीक, भूमसेन और कोरोदेव, कोरोदेव। तो ये सारे देवता की पूजा आपकी करती है थारू जनजाति के लोग। देखो एक बार क्वेश्चन भी पूछा है कि भूमसेन देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है, कहीं कहीं पर बोक्सा भी दिया होता है इसका आंसर, लेकिन आयोग ने जो इसका आंसर दिया वो थारू जनजाति दी है, भूमसेन देवता की पूजा, ठीक है। भूमसेन देवता की पूजा करती है थारू जनजाति के लोग, ठीक। भोटिया जनजाति के लोग, देखो एक तो भूमिया देवता की, भूमियाल, भूमियाल, देखो भूमिया देवता आपका है थारू जनजाति और भूमियाल देवता की पूजा करती है आपकी भोटिया जनजाति, ठीक है। तो भूमिया हो गया ग्वाला, बैगरैंग चिम, ग्वाला, बैग रैम चिम, ये देवता का नाम है भाई, बैग रैम चिम, ग्वाला देवता, भूमियाल देवता की पूजा आपकी भोटिया जनजाति करती है। इसके अलावा आपका नंदा देवी की, नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत की पूजा करते हैं, ठीक है। उसके अलावा त्रिशूल पर्वत की पूजा करते हैं, ठीक है। कैलाश पर्वत की पूजा करते हैं, द्रोणगिरी पर्वत की पूजा करते हैं ये लोग, ठीक। तो ध्यान रखना कौन से देवता, कौन सी जाति, कौन सी देवता की पूजा करते हैं। देखो राजी जनजाति का सबसे बड़ा देवता है बागनाथ, बागनाथ देवता, ठीक है। भागनाथ, मलेनाथ, मलेनाथ, ठीक है। भागनाथ, मलेनाथ, चुरमुल, चुरमुल, ठीक। मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन, ठीक है। मल्लिकार्जुन देवता की पूजा भी यही करते हैं। देखो सबसे बड़ा देवता इनका, सबसे प्रसिद्ध देवता है बागनाथ देवता, मलेनाथ, चुरमुल, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपका राजी जनजाति के लोग करते हैं, ठीक। अच्छा बाकी आपका यहाँ पर ध्यान देना साक्रिय देवता, इनका जो बोक्सा जनजाति का जो सबसे बड़ा देवता होता है या ग्राम देवता होता है वो साक्रिय देवता होता है, और ग्राम देवी इनकी है खेड़ी देवी, ठीक है। जबकि बोक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी है चामुंडा देवी, चामुंडा देवी, सबसे बड़ी देवी चामुंडा देवी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, चलो 45 क्वेश्चन, सही कथन चुनना भैया आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो पहला देखना कि केंद्र सरकार द्वारा चालक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, हल्द्वानी में, ठीक है। केंद्र द्वारा, जो केंद्र द्वारा खोला गया है, ठीक है। राज्य में रेल पथ वाले जिले, देखो राज्य में जो रेल पथ वाले जिले 6 है, और 6 कौन कौन से, देखो देहरादून हो गया आपका, ठीक है। हरिद्वार हो गया, हरिद्वार, ठीक। हरिद्वार के बाद आपका पौड़ी, पौड़ी, पौड़ी के बाद आपका नैनीताल, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत, चंपावत। तो ये 6 जिले हैं जहां पर रेल पथ है, ठीक है भाई। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। राज्य में पंजीकृत वाहनों हेतु यूके सीरीज कब से शुरू हुआ है, 1 नवंबर 2007, ठीक है। उत्तराखंड रोडवेज का गठन, देखो उत्तराखंड रोडवेज का गठन 2003 में हो, यानी कि सारे के सारे आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सही मिलान करें,
ठीक है, यहाँ पे पुस्तकें दी है और उनका मिलान करना है भाई। देखो अल्मोड़ा गजेटियर्स, गढ़वाल गजेटियर्स, ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स, इसमें से कोई भी पूछे तो आपका हो जाएगा H.G. वाल्टन, यानी कि पहले का पहला हो जाएगा। देखो अल्मोड़ा गजेटियर्स पुस्तक है, गढ़वाल गजेटियर्स, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स, ठीक है, देहरादून का गजेटियर्स यहाँ पर प्रकाश थपलियाल हो जाएगा। बाकी जितनी भी गजेटियर्स, और एक गजेटियर आपका हिमालयन गजेटियर्स, हिमालयन गजेटियर्स पूछे तो आपका है एटकिंसन, ठीक है, और देहरादून का गजेटियर्स पूछे तो प्रकाश थपलियाल। बाकी जितनी भी गजेटियर्स, अल्मोड़ा गजेटियर्स, गढ़वाल गजेटियर्स, ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स किसने लिखी है? H.G. वाल्टन ने, ठीक है। हिमालय फोकलोर पुस्तक लिखी है तारादत्त गैरोला, ठीक है। होली हिमालय लिखी है शेरमन ओखले, ठीक है। हिमालय ट्रेवल्स आपकी हो गया ये जोत सिंह नेगी, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 47, गलत कथन चुनना है आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो कृषि विज्ञान केंद्र हो जाएगा आपका चंपावत में, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र चंपावत। मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र आपका भवाली में है, ठीक है। राज्य औषधीय पादप बोर्ड आपका देहरादून में है, तो आपका एक ही बचा है गलत, ऑप्शन डी। उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान हो जाएगा आपका अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 48, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आपको सही छानना है। लाल पानी वाला ताल, देखो लाल पानी वाला ताल हो जाएगा आपका वासुकी ताल, वासुकी ताल। और वासुकी ताल आपको पता है टिहरी रुद्रप्रयाग सीमा पर है, ठीक है, जो कि सफ़ेद रंग के पुष्प के लिए प्रसिद्ध है ना, ठीक है। डोडी ताल आपका हो जाएगा उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी, ठीक है भाई। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल हो जाएगा भीमताल, भीमताल। और सबसे गहरा ताल हो जाएगा आपका नोकचिया ताल। कुमाऊं का सबसे गहरा ताल नोकचिया ताल और सबसे बड़ा ताल भीमताल, ठीक है। जानवरों के खुर के समान ताल, देखो जानवरों के खुर के समान ताल है खुरपा ताल, खुरपा ताल हो जाएगा आपका नैनीताल में है। 7 ताल, देखो 7 ताल आपका घोड़े के खुर के समान आकार है इसका, घोड़े के खुर के समान किस ताल का आकार है भाई? तो हो जाएगा फिर 7 ताल, ठीक है। और खुरपा ताल का आकार कैसा है भाई? खुरपा ताल का आकार जानवरों के खुर के समान है, ठीक है। विवेकानंद आश्रम के निकट कौन सा ताल है? देखो विवेकानंद आश्रम के निकट आपका हो जाएगा श्यामला ताल, श्यामला ताल। और श्यामला ताल आपका हो जाएगा है चंपावत में, ठीक है। देखो तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही है? यानी कि पहला भी गलत, दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत और चौथा भी गलत, यानी कि इनमें से कोई नहीं है आपका आंसर हो जाएगा। सही छानना है, ठीक है, सही तो कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49, सही मिलान करना आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो हुक्का क्लब की स्थापना कब होती है? हुक्का क्लब की होती है 1906, ठीक है। कुमाऊं परिषद की स्थापना नैनीताल में 1916 में, ठीक है भाई। हैप्पी क्लब 1903 में गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा, ठीक है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है 1870 अल्मोड़ा में होती है बुद्धि बल्लभ पंत के नेतृत्व में, यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाताल रुद्रेश्वर गुफा किस जनपद में है भाई? देखो पाताल रुद्रेश्वर गुफा ये हो जाएगी आपकी चंपावत में, और इस गुफा की खोज 1993 में हुई थी, ठीक है। बाकी पाताल भुवनेश्वर एक आपकी हो जाएगी पाताल पिथौरागढ़ में आपकी है पाताल भुवनेश्वरी, पाताल भुवनेश्वरी गुफा, ठीक है। पाताल भुवनेश्वरी गुफा पूछे तो ये हो जाएगी आपकी पिथौरागढ़, और पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत में है। पिथौरागढ़ में एक और याद रखना सुमेरु गुफा, ठीक है। सुमेरु गुफा भी आपकी पिथौरागढ़ में, पाताल भुवनेश्वरी गुफा भी पिथौरागढ़ में। अल्मोड़ा में आपकी हो जाएगी पांडुखोली गुफा, पांडुखोली गुफा आपकी अल्मोड़ा में है, ठीक है। बाकी चमोली में बहुत सारी गुफाएं हैं भाई, स्कंद गुफा, नारद गुफा, ठीक है। आपका तिम्मणसैन गुफा होगी आपकी, ठीक। भरत गुफा आपकी हो जाएगी केदारनाथ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51, निम्नलिखित में से महीपति शाह को नहीं जाना जाता है। देखो निम्नलिखित में से निम्न में से किस नाम से महीपति शाह को नहीं जाना जाता है? देखो महीपति शाह को किस नाम से नहीं जाना जाता है? देखो महाप्रचंड भुजदंड ये भी महीपति शाह को कहा जाता है भाई, ठीक है। और ये कहा था आपका मोलाराम ने, ठीक है भाई। दाता ज्ञाता सुरमा, देखो ये नहीं कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक। बाकी अक्खड़ राजा भी कहते हैं। मुगल लेखकों ने महीपति शाह को अक्खड़ राजा की उपाधि दी। और बाकी गर्भभंजन भी कहते हैं भाई, क्यों? क्योंकि चारों दिशाओं में आक्रमण करने वाला राजा महीपति शाह,
एक साथ चारों दिशाओं में आक्रमण करने वाला राजा महिपति शाह, इसलिए इसे किस नाम से भी जाना जाता है? इसलिए इन्हें जाना जाता है गर्भभंजन के नाम से। ठीक है, गर्भभंजक, देखो गर्भभंजक पूछे तो आपका है माधो सिंह भंडारी। ठीक है, और गर्भभंजन पूछे तो गर्भभंजन हो जाएगा आपका महिपति शाह। चारों दिशाओं का मतलब क्या होता है भाई? चारों दिशाओं का मतलब होता है एक साथ आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में आक्रमण किया। उत्तर दिशा यानी कि तिब्बत पर आक्रमण किया, अपने प्रसिद्ध सेनापति माधो सिंह भंडारी को भेजा उत्तर विजय अभियान पर। पश्चिम विजय अभियान पर लोधी रिकोला को भेजा गया। ठीक है, दक्षिण विजय अभियान पर बनवारी दास को भेजा गया और कुमाऊं विजय अभियान पर खुद महिपति शाह चला गया। यानी कि चारों दिशाओं में जो आक्रमण करते हैं एक साथ, उसे गर्भभंजन कहते हैं। ठीक है, बाकी महाप्रचंड बुजदंड मूलाराम ने कहा इन्हें अक्खड़ राजा की उपाधि मुगल लेखकों में कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना, सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, देखो पहला देखना कि जेसुइट दल श्याम शाह के समय गढ़वाल आया। ठीक है भाई, जेसुइट दल श्याम शाह के समय गढ़वाल आया। ठीक है, देखो जेसुइट दल उत्तराखंड में 3 बार आते हैं भाई, 3 बार, यानी कि 1624, 1625 और 1631। 3 बार जेसुइट दल आते हैं हमारे उत्तराखंड में। पहली बार जब जेसुइट दल आए थे 1624 में, उस समय राजा कौन था? श्याम शाह। और जेसुइट दल के जो व्यक्ति थे उसका नाम था आंतेनियो। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 1624 में जो जेसुइट दल आया था आंतेनियो दी आंद्रेतो। ठीक है, और इनके साथ जो व्यक्ति था दूसरा मार्क विंस। तो ये 2 व्यक्ति जो 1624 में आते हैं श्याम शाह के शासनकाल में, जेसुइट दल के व्यक्ति। ठीक है, और जेसुइट दल ये पुर्तगाल के थे भाई, पुर्तगाली थे। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन है? तब भी कौन, क्या आपका आंसर हो जाएगा? आंतेनियो दी आंद्रेतो। ये पुर्तगाली है। ठीक है, ध्यान रखना, पहला पुर्तगाली। और जेसुइट दल का पहला सदस्य 1624 में आता है। 1625 में जेसुइट दल फिर आता है और उस समय भी उत्तराखंड में ये दोनों व्यक्ति होते हैं आने वाले। ठीक है, 1631 में जेसुइट दल का एक व्यक्ति होता है अजवेडो। ये आता है गढ़वाल। उस समय राजा भी कौन होते हैं? श्याम शाह। ठीक है, यानी कि पहला तो आपका सही हो गया। ठीक, चलो दूसरा देखना कि जेसुइट दल एक धार्मिक दल था। ठीक है भाई, जेसुइट दल एक धार्मिक दल था। आपने सुना होगा जेसुइट दल यहाँ का भारत का दल नहीं था। जेसुइट दल आपका पुर्तगाल से आया था। आपने सुना होगा कि एक संघ था कैथोलिक संघ। ठीक है, कैथोलिक संघ, एक संघ था कैथोलिक संघ। ठीक है, जो ईसाई धर्म में बहुत सारे संघ होते हैं ईसाई धर्म में, उसमें सबसे बड़ा जो संघ था वो था कैथोलिक संघ। जैसे आप देखते हैं हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे संघ होते हैं, हिंदू महासभा, हनुमान बली, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ईसाई धर्म में एक संघ था कैथोलिक संघ। उसी कैथोलिक संघ को आपको नाम दिया गया जेसुइट दल। ठीक है, क्या नाम दिया गया? जेसुइट दल। और ये कैसा संघ था भाई? एक धार्मिक दल था। ठीक है, और जेसुइट दल सबसे पहले भारत में आते हैं 1580 में, और उस समय यहाँ पर शासन था अकबर का। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे कि भारत में जेसुइट दल किस राजा के शासनकाल में आते हैं? अकबर के शासनकाल में 1580 में, जबकि उत्तराखंड ये आते हैं 1624 में सबसे पहले, फिर उसके बाद 1625, उसके बाद 1631 में। ठीक है भाई, यानी कि पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। ठीक, तीसरा देखना कि मानसा का नाम मासु देवता की आरती में मिलता है। नहीं, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, चौथा देखना, तिब्बत पर आक्रमण करने वाला प्रथम पंवार वंश का शासक बलभद्र शाह। देखो, तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला जो पंवार वंश का शासक है वो है आपका विजयपाल। ठीक है, विजयपाल पहला राजा है जिसने दापा पर आक्रमण किया। ठीक है, दापा पर आक्रमण किया या फिर आपका गढ़वाल पर आक्रमण किया, दापा पर आक्रमण करने वाला या चीन तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला राजा है विजयपाल पंवार वंश का। लेकिन कहा जाता है कि ये असफल हुआ, असफल। ठीक है, इसके बाद मानसा ने भी आक्रमण किया, मानसा के बाद श्याम शाह ने भी आक्रमण किया, और उसके बाद महिपति शाह ने भी आक्रमण किया दापा पर। सबसे ज़्यादा आक्रमण महिपति शाह के शासनकाल में होते हैं दापा पर। ठीक है, चलो, तो यानी कि पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, आपका चौथा गलत, तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या छाड़ना है? सही विकल्प, यानी कि 1 और 2, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना 52। यह पूर्व में मुगल दरबार में ज्योतिषी का कार्य करते थे। इन्होंने ही मानदेय काव्य की रचना की। यह थे, देखो भाई, मुगल दरबार में कौन सा कवि रहता था जो ज्योतिषी का कार्य करता था, और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? मानदेय काव्य। तो हो जाएगा आपका कवि भरत या भरत कवि। ठीक है, किसका कवि था भाई? ये मानसा का, मानसा, राजा मानसा का कवि भरत। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? मानदेय काव्य। पंवार वंश की सबसे पहली जानकारी देने वाली पुस्तक है आपकी मानदेय काव्य। ठीक है, शंकर गुरु, ये आपके श्याम शाह के गुरु थे भाई, श्याम शाह के राजगुरु, श्याम शाह राजा के राजगुरु आपके शंकर गुरु थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है वास्तु
शिरोमणि, वास्तु शिरोमणि नाम की पुस्तक शंकर गुरु ने लिखी है, जो कि श्यामसा के राजगुरु थे। बाकी श्यामदास और हरदास ये चित्रकार थे भाई, ठीक है, जो कि पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में आते हैं गढ़वाल, और वहाँ पर चित्रकारी शुरू करते हैं श्यामदास और हरदास। बाकी मोलाराम तो आपको पता है भाई, मोलाराम भी एक चित्रकार था, जो कि 4 राजाओं के दरबार में चित्रकार रहता है, सबसे महान चित्रकार मोलाराम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किसने बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी थी? देखो भाई, बलभद्र शाह को शाह की उपाधि, यहाँ पर थोड़ा देखो, परीक्षा वाणी के अनुसार देखें तो वहाँ पर बहलोद लोधी आंसर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जो ऑथेंटिक पुस्तक होती है, ठीक है, जैसे यशवंत सिंह कटोच हो गया, अजय रावत हो गया, ठीक है, बाकी और भी पुस्तकें हैं, तो वहाँ पर ऐसा कोई नाम नहीं दिया होता है कि बहलोद लोधी ने। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि लोधी वंश का कोई शासक है, लोधी वंश के किसी व्यक्ति ने या किसी शासक ने बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी, ठीक है। तो ऐसा तो देखो, ऐसा कहीं दिया नहीं है कि बहलोद लोधी, परीक्षा वाणी में दिया है बहलोद लोधी। बाकी हम यहाँ पे इनमें से कोई नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोधी वंश का कोई व्यक्ति या कोई राजा था, अब जरूरी नहीं कि बहलोद लोधी। देखो उस समय बलभद्र शाह का शासनकाल आप देखते हैं, बलभद्र शाह का शासनकाल देखो कब से कब तक है भाई। बलभद्र शाह 1575 से लेकर 1591 तक राजा रहता है, ठीक है। और 1571 से 1591 तक आपको पता है भारत में कौन सा मुगल वंश चल रहा था भाई, ठीक है। तो उस समय बहलोद लोधी वंश कहाँ से आ गया? तो यहाँ पर भी आप थोड़ा ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन जो भी है, लेकिन उपाधि सबसे पहले किसको मिलती है? शाह की, बलभद्र शाह उपाधि मिली। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले शाह नाम हमें पंवार वंश में किस राजा के आगे देखने को मिलता है, फिर आपका हो जाएगा कल्याण शाह, जो कि अजय पाल का पुत्र था, यानी कि पंवार वंश का 38वें नंबर का राजा। इसको उपाधि नहीं दी गई है कल्याण शाह को, इनके नाम के आगे ये शाह नाम हमें सबसे पहले राजा मिलता है कल्याण शाह। लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा कौन सा पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं कि शाह की उपाधि। देखो बलभद्र शाह को तो उपाधि दी किसी लोधी वंश के एक शासक ने, ठीक है, लेकिन यहाँ पर शाह नाम हमें सबसे पहले मिलता है कल्याण शाह के नाम के आगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न में से किसे गढ़वाल की दुर्गावती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गढ़वाल की दुर्गावती, ठीक, या फिर गोंडवाना की दुर्गावती या गढ़वाल की दुर्गावती, किसे जाना जाता है भाई? कर्णावती को जाना जाता है, ठीक है। गढ़वाल की ताराबाई या गढ़वाल की दुर्गावती, कर्णावती, इसे गढ़वाल की ताराबाई भी कहते हैं, गढ़वाल की ताराबाई। तो ध्यान रखना यहाँ पर गढ़वाल की ताराबाई या गढ़वाल की दुर्गावती, ठीक है। देखो एक शासिका थी गोंडवाना की दुर्गावती। गोंडवाना जब मुगल वंश चल रहा था तो उस समय अकबर ने आक्रमण किया था गोंडवाना की दुर्गावती शासिका के ऊपर, ठीक है। तो वो बहादुरी से लड़ती है मुगलों से। तो वैसी ही एक महिला हमारे उत्तराखंड में होती है कर्णावती। तो इसके शासनकाल में भी मुगलों ने आक्रमण किया 1635 में, ठीक है, नजावत खां के नेतृत्व में, ठीक, जिसे मिर्जा सुजा भी कहते हैं, मिर्जा सुजा। तो ध्यान रखना यहाँ पर, ये क्वेश्चन तो अभी पटवारी अभी जो पेपर हुआ वहाँ पर पूछा था कि कर्णावती के शासनकाल में जो मुगलों ने आक्रमण किया उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे भाई? नजावत खां। देखो गढ़वाल पर सबसे पहले मुगलों ने आक्रमण किया 1635 में, ठीक है, और गढ़वाल में जब आक्रमण किया मुगलों ने, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? नजावत खां या मिर्जा सुजा, ठीक। और इस समय गढ़वाल का राजा था पृथ्वीपति शाह, लेकिन पृथ्वीपति शाह इस समय छोटा था, तो उनकी संरक्षिका के रूप में उनकी माता कर्णावती यहाँ पर शासिका थी। तो इन्होंने मुगलों से युद्ध किया भाई, और मुगलों की सेना को पराजित किया 1635 में। और मुगलों की जब हार हुई तो यानी कि एक महिला से हार गई, कौन? मुगल। और इस समय राजा कौन था भाई? श्यामशाह। तो सॉरी, मुगल का राजा इस समय आपका कौन था? शाहजहां था। शाहजहां ने आक्रमण कराया 1635 में, ठीक है। तो इसलिए जब मुगलों से हार मिली, जब कर्णावती ने मुगलों को हराया, तो इसलिए कर्णावती को नाम भी दिया जाता है नागकटी रानी, ठीक है। नागकटी रानी भी कहते हैं इसलिए क्योंकि एक महिला से हार गई, उनके नाक कान कट गए, किसके? मुगलों के। इतना बड़ा साम्राज्य मुगलों का पूरे भारत में राज कर रहे हैं और एक महिला से हार गए, इसलिए कर्णावती को नागकटी रानी भी कहते हैं, ठीक है। चलो, दूसरा ध्यान रखना कि तिलू रौतेली, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई, गढ़वाल की रानी, झांसी की रानी, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई या गढ़वाल की झांसी की रानी, गढ़वाल की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसे बोलते हैं? तिलू रौतेली। और कुमाऊं की झांसी की रानी, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहते हैं। कुमाऊं की न्याय की देवी भी किसे कहते हैं? जिया रानी को कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना।
महारानी खनेती, ये आपका सूरदर्शन शाह, टिहरी के राजा सूरदर्शन शाह की पत्नी थी भाई, ठीक है, जिन्होंने आपका विश्वनाथ मंदिर, जो उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 56। हाटकोटी की संधि के तहत किस नदी को गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा निर्धारित किया गया है? देखो हाटकोटी की संधि, हाटकोटी आपका जौनसार क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, और हाटकोटी आपका हिमाचल और जौनसार के बीच का भाग है हाटकोटी, और यहाँ पर जो संधि होती है 1650 में होती है, और इस समय राजा होते हैं पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह, देखो पृथ्वीपति शाह अपना पश्चिमी अभियान चलाते हैं और सिरमौर के जो राजा होते हैं उनके साथ युद्ध करते हैं। सिरमौर का राजा मनदाता प्रकाश उसको पराजित करते हैं और यहाँ पर एक संधि करते हैं, यानी कि गढ़वाल और सिरमौर की सीमा तय की जाती है यहाँ पर 1650 में। इस संधि के तहत गढ़वाल और सिरमौर की सीमा या हिमाचल की सीमा पृथ्वीपति शाह तय करता है 1650 में, ठीक है। और यहाँ पर जो नदी, अच्छा गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा कौन सी नदी थी? देखो टोंस नदी वहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि इस संधि के तहत टोंस नदी को आपको वहाँ पर विभाजन का आधार रखा गया कि टोंस नदी के उधर वाला सिरमौर का क्षेत्र वो आपके सिरमौर के राजा का हो जाएगा, और टोंस नदी के आपका इधर पूर्व वाला क्षेत्र आपका हो जाएगा गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह के, ठीक है। तो हाटकोटी संधि के तहत 1650 में ये संधि होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, ठीक है, इसकी स्थापना होती है भाई 1909 में। 1869 में होती है चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान, चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1868 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 58, सही विकल्प का चुनाव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना भाई, पहला देखना कि चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान, देखो अभी बताया मैंने चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है? 1868, ठीक है। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान को 1926 में कुमाऊं कमिश्नरी में सौंप दिया, देखो गलत हो जाएगा, कब सौंप दिया था? 1914 में, ठीक है। तो पहला तो गलत हो जाएगा भाई, चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान को 1914 में कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया जाता है, ठीक है, पहला ऑप्शन ये हो जाएगा। तो पहला तो गलत हो गया भाई। दूसरा देखना कि चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना उत्तम किस्म के आलू के बीजों के उत्पादन के उद्देश्य से की गई, गलत हो जाएगा, ठीक है। उत्तम किस्म के आलू के बीजों के उत्पादन के लिए चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना नहीं हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्नत प्रजाति के फल वृक्षों को उन्नत प्रजाति के फल वृक्षों को निःशुल्क वितरण करना, ठीक है, इसलिए इसकी स्थापना की गई। तो जो उन्नत प्रजाति के फल हैं उनको, जो उन्नत जाति के फल वृक्ष है उनको निःशुल्क वितरण कराना, इसलिए इसका चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। जबकि जो आपका है उत्तम किस्म के आलू के बीजों के उत्पादन के लिए जो उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी वो है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, ठीक है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन 1909 में होती है इसकी स्थापना, ठीक। चलो तो यहाँ पर ध्यान देना, पहला तो आपका पहला भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना क्यों की गई थी भाई? उन्नत प्रजाति फल वृक्षों के निःशुल्क वितरण कराने से। जबकि उत्तम किस्म के आलू के बीजों के उत्पादन के लिए किसकी स्थापना की गई थी? कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की गई थी, ठीक है। देखो तीसरा देखना कि चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत हार्टिकल्चर प्रयोग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1930 में होती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा भाई आपका, ठीक। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान में 1932 में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना होती है, हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1932 में। तो ध्यान रखना चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना होती है 1932 में, ठीक है। तो यानी कि आपका तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे भाई, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। तो यहाँ पर सही विकल्प यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, एक भी सही नहीं है, ठीक। चलो तो ध्यान देना यहाँ पर चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान को 1914 में कुमाऊं कमिश्नरी में सौंप दिया गया है, ठीक है भाई। और इसकी स्थापना कब होती है? 1869 में, ठीक है। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना उन्नत प्रजाति के फल वृक्षों के निःशुल्क वितरण से, ठीक है। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत हार्टिकल्चर की स्थापना नहीं होती है, ठीक है। हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना होती है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सोमेश्वर घाटी प्रसिद्ध है, देखो सोमेश्वर घाटी प्रसिद्ध है धान उत्पादन के लिए। आपने सुना होगा कोसी नदी,
कोसी नदी की जो सोमेश्वर घाटी है, कोसी नदी की जो सोमेश्वर नदी घाटी है उसे धान का कटोरा भी कहते हैं भाई, धान का कटोरा। कुमाऊं में धान का कटोरा किस नदी घाटी को कहते हैं? सोमेश्वर घाटी या कोसी नदी घाटी को धान का कटोरा भी कहते हैं। इसलिए सोमेश्वर घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए? धान उत्पादन के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना, राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से बोई जाने वाली प्रमुख 3 फसलें। देखो सबसे ज़्यादा बोई जाती है आपकी गेहूं, उसके बाद आपका हो जाएगा धान, उसके बाद गन्ना, उसके बाद मंडुआ, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा हमारे राज्य में गेहूं की खेती होती है, 30% भूमि पर आपकी गेहूं की खेती होती है। और सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन वाले जिले हैं आपका यूएस नगर, ठीक है, हरिद्वार और नैनीताल। नैनीताल सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन वाले जिले, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका धान की फसल होती है, जो कि 26% भूभाग पर इसका उत्पादन किया जाता है राज्य में। सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन वाला है उधम सिंह नगर, उसके बाद नैनीताल, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा आपका हरिद्वार, सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन वाले जिले। तीसरे नंबर पर आपका गन्ना है, गन्ना आपके 9% क्षेत्र पर उगाया जाता है भाई, और सबसे ज़्यादा गन्ना आपका उधम सिंह नगर में होता है, उसके बाद हरिद्वार में होता है, और उसके बाद आपका देहरादून में होता है। ठीक है, देहरादून। बाकी मंडुआ आपका पर्वतीय क्षेत्र में उगाया जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 61। नैनीताल झील 7 पहाड़ियों से घिरी है, ठीक है, इनमें से कौन सी एक पहाड़ी 7 पहाड़ियों का भाग नहीं है भाई? ठीक है, तो देखो स्नो व्हील भी हो जाएगी आपकी, आलमसरिया कांटा भी हो जाएगा आपका, और शेर का डांडा भी हो जाएगा। कौन सा नहीं होगी भाई? कौन सा नहीं होगी? यहाँ पर हो जाएगा एबट पर्वत। ठीक है, ऑप्शन डी। देखो एबट पर्वत आपका ये है आपका चंपावत में, चंपावत। ठीक है, एबट माउंट भी बोलते हैं इसे, एबट माउंट या एबट पर्वत एक ही बात है। ठीक, यहाँ से एक नदी निकलती है लोहावती, लोहावती नदी, जो कि गढ़मुक्तेश्वर में, गढ़मुक्तेश्वर में किससे मिल जाती है? काली नदी। यानी कि लोहावती किसकी सहायक नदी है भाई? काली नदी की सहायक नदी है, और ये लोहावती एबट पर्वत से निकलती है, चंपावत से, और गढ़मुक्तेश्वर चंपावत में काली नदी से मिल जाती है। बाकी 7 पहाड़ियाँ भाई देखो, सबसे बड़ी, इन 7 पहाड़ियों में सबसे बड़ी जो पहाड़ी है, सबसे ऊंची, वो है आपका शेर का डांडा। ठीक है, शेर का डांडा नहीं होगा। ठीक है, देखो सबसे बड़ी पहाड़ी हो जाएगी आपकी नैना पीक या चाइना पीक। ठीक है, इसके अलावा आपका हो जाएगा 7 पहाड़ियों में अगर देखें तो देवपाटा, आयरपाटा। ठीक है, देखो एक ध्यान रखना, देवपाटा, आयरपाटा। ठीक, इसके अलावा नैना पीक या चाइना पीक, नैना पीक या फिर चाइना पीक, सबसे ऊंची चोटी, या नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। ठीक है, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी भी यही है, और इस 7 पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी भी यही है आपकी। ठीक, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है हार्डी गड्डी, आलमसरिया कांटा, आलमसरिया कांटा 1 2 3 4 5 6, और एक हो जाएगी आपकी हार्डी गड्डी, हार्डी गड्डी। तो ये 7 पहाड़ियाँ हैं भाई। ठीक है, देखो ये 7 पहाड़ियाँ याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक ध्यान रखना कि सबसे ऊंची पहाड़ी जो है इन 7 पहाड़ियों में, या नैनीताल की सबसे ऊंची पहाड़ी नैना पीक या चाइना पीक, इसी नैना पीक चाइना पीक मंदिर पर, इसी नैना पीक या चाइना पीक पहाड़ी पर आपका नैना देवी मंदिर भी है। ठीक है, चलो 62 देखना, निम्नलिखित में से कौन सी एक वनस्पति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? ठीक है, देखो कौन सी वनस्पति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? देखो भाई सारी की सारी पाई जाती है। ठीक है, देखो पहला देखना कि माइरिका एस्कुलेटा, ये आपका हो जाएगा कापल का वैज्ञानिक नाम। ये सारे के सारे कापल, देखो ये है कापल का वैज्ञानिक नाम, कापल का वैज्ञानिक नाम है माइरिका एस्कुलेटा। ठीक है, क्वारकस ल्यूकोटाइकोफोरा, ये हो जाएगा भाई आपका बांज जो वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम है क्वारकस ल्यूकोटाइकोफोरा। किमोना बामोसा पेलकाटा, ये हो जाएगा आपका रिंगोल का वैज्ञानिक नाम। रिंगोल तो आपने सुना होगा, रिंगोल का वैज्ञानिक नाम किमोना बामोसा पेलकाटा। ठीक है, पाइनस रोक्सबर्गी, देखो एक और ध्यान रखना, पाइनस रोक्सबर्गी। ठीक है, ये किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? तो ये चीड़ का हो जाएगा। ठीक है, चीड़ का वैज्ञानिक नाम पाइनस रोक्सबर्गी। ठीक, चलो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखना कि सही मिलान करना है आपको। ठीक है, देखो सही मिलान, 63 क्वेश्चन देखना, सही मिलान करें। उतियासू बांध, देखो उतियासू बांध हो जाएगा आपका पौड़ी में, किस नदी पर? ये अलकनंदा नदी पर है। ठीक है, झेलम तमक बांध या मलेरी झेलम, देखो झेलम तमक बांध हो जाएगा आपका चमोली में। ठीक है, और पश्चिमी धौली गंगा,
इसी झेलम के नाम से एक और बांध भी है इसी नदी पर, मलेरी झेलम परियोजना। तो ध्यान रखना ये दोनों आपका एक ही नदी पर है, चमोली में। मलेरी झेलम परियोजना या फिर झेलम तमक बांध परियोजना चमोली में, पश्चिमी धौलीगंगा। कोटेश्वर बांध आपका टिहरी में हो जाएगा भाई, भागीरथी नदी पर। और आपका है चुंगर चाल परियोजना, ये हो जाएगी आपकी पिथौरागढ़ में, पूर्वी धौलीगंगा पर। तो पूर्वी धौलीगंगा पर हो जाएगी आपकी चुंगर चाल परियोजना, ठीक है। पूर्वी धौलीगंगा पर एक और है उत्तरिंग बांध परियोजना, ठीक है। चलो अच्छा, इसका क्या हो जाएगा आंसर, देखो पहले का हो जाएगा आपका है 1, ठीक है। 3 कोटेश्वर बांध आपका हो जाएगा टिहरी में, और ये हो जाएगा आपका 1 4 3 2, 1 4 3 2, यानी कि ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट देखो 64, सही मिलान करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो सही मिलान में देखना यहाँ पर घाटियां दी है, तो यहाँ पर पाना ईरानी घाटी ये हो जाएगी आपकी चमोली में, ठीक है। पाना ईरानी घाटी हो जाएगी चमोली में। बादल घाटी, देखो बादल घाटी हो जाएगी आपकी टिहरी में। बारोरा घाटी हो जाएगी आपकी अल्मोड़ा में, और गंग बांडेश्वर घाटी हो जाएगी आपकी पौड़ी में। यानी कि 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी कि ऑप्शन है, ठीक है। देखो कुछ और घाटियां बता रहा हूँ मैं, एक याद रखना स्कंद घाटी, ठीक है। स्कंद घाटी के अलावा एक और ध्यान रखना, निजमुल्ला घाटी और हापला घाटी। एक है निजमुल्ला घाटी, और इसी के साथ याद रखना हापला घाटी। तो ये दोनों घाटियां हो जाएगी आपकी गोपेश्वर में, ठीक है। एक और ध्यान रखना स्कंद घाटी ये हो जाएगी आपकी रुद्रप्रयाग, अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग, ठीक है। चलो पैनो घाटी भी याद रखना, पैनो घाटी हो जाएगी आपकी कोटद्वार में, एक गोरा घाटी आपकी चक्राता में हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 65, सही विकल्प का चयन करना आपको, ठीक है। देखो बोर, फीका, बाकरा, ये जल विद्युत परियोजना, देखो ये गलत हो जाएगा, जल विद्युत परियोजना नहीं है ये। बोर आपकी है नदी है, फीका भी नदी है, बाकरा भी नदी है, ठीक है। चलो दूसरा देखना कि थींता, रांती, कंचोती और छिड़, ये आपको जल प्रपात को कहते हैं भाई। छिड़ तो आपने सुना होगा, जल प्रपात को कहते हैं कंचोती, थींता और रांती। तो यानी कि ऑप्शन, अच्छा यहाँ पर क्या छाड़ना है, सही छाड़ना है ना यहाँ पर, तो दूसरा तो आपका सही हो गया भाई। तीसरा देखना कि कोल जनजाति, कोल, खस और किरात जनजाति, देखो ये गलत हो जाएगा। कोल, किरात और खस ये जातियां हैं, जनजाति नहीं है। उत्तराखंड में जनजाति आपको पता है 5 है, भोटिया, राजी, ठीक है, जौनसारी, थारू और बुक्सा। जबकि कोल उत्तराखंड में राज करने वाली पहली जाति कोल, ठीक है। उसके बाद आई किरात, उसके बाद खस, यानी कि ये जातियां, ये गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर सही हो जाएगा, सही छाड़ना है ऑप्शन सी, ठीक। चलो यहाँ पे देखना बोर बांध, आपने सुना होगा बोर बांध, देखो बोर डैम सुना होगा आपने, ठीक है। एक सुना होगा आपने हरिपुरा डैम, ठीक है। और एक आपने सुना होगा तुमड़िया बांध। देखो बोर डैम है आपका बोर नदी पर, रुद्रप्रयाग में, सॉरी उधम सिंह नगर में, बोर नदी पर। हरिपुरा डैम हो जाएगा आपका बाकरा नदी पर, और तुमड़िया बांध हो जाएगा आपका फीका नदी पर। तो ये नदियां है ना, बोर नदी पर कौन सा बांध है, बोर नदी पर हो जाएगा आपका बोर डैम, फीका नदी पर आपका हो जाएगा तुमड़िया बांध, और बाकरा नदी पर हो जाएगा आपका हरिपुरा डैम। और सारे के सारे बांध कहां पर है, उधम सिंह नगर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 66, गलत विकल्प का चयन करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। देखो गाढ़ होती है आपकी छोटी नदियाँ, गाढ़ किसे बोलते हैं भाई, छोटी नदियाँ उसे बोलते हैं गाढ़, ठीक है। बड़ी नदी उसके साथ एक छोटी नदी निकाली होती है उसे गाढ़। तप्पड़ होता है आपका समतल मैदान, ठीक है। पास्चर होता है आपके छोटे छोटे घास के मैदान, ठीक है। आपने सुना होगा पास्चर हो गया आपका, ठीक है। बुग्याल हो गया, अल्पाइन हो गए, ये सारे के सारे घास के मैदान होते हैं भाई, बुग्याल, प्यार, अल्पाइन, पास्चर, तो छोटे छोटे घास के मैदान है। छानी आपकी हो जाएगी हिमालय, देखो छानी आपकी जो छानी होती है, छानी ये होती है आपकी पर्वतीय क्षेत्र में या फिर आपकी मैदानी क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर अलग से ये छानी किसके लिए बनाई जाती है भाई, पशुओं के लिए रहने के लिए, या खुद के रहने के लिए, या पशुओं के रहने के लिए छानी बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा, हिमालय चोटियाँ। छानी हिमालय चोटियाँ नहीं होती है, छानी एक आवास होता है, आवास,
पशु पक्षी पशुओं को रखने के लिए या फिर खुद को रहने के लिए जो आवास होता है उसे बोलते हैं छानी। यानी कि यहाँ पर गलत विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि छानी हिमालय चोटियाँ नहीं होती है, छानी होती है आवास। चलो 67 देखना, सही मिलान करना है भाई आपको, ठीक है। देखो राज्य की चोटियाँ दी है, नंदा देवी पूर्वी और पर्वत, अच्छा यहाँ पर दिया आरोहण करने वाले, ठीक है, किस पर्वत का किसने आरोहण किया है। देखो नंदा देवी पूर्वी का आरोहण करने वाले हैं एडम कार्पिक्सी, ठीक है। दूसरा देखना कि नंदा देवी पश्चिमी, देखो ये है सबसे बड़ा पर्वत हमारे राज्य का, नंदा देवी पश्चिमी सबसे बड़ा है, उसके बाद आपका कामेट पर्वत है, उसके बाद नंदा देवी पूर्वी है, ठीक है। नंदा देवी पश्चिमी इसका जो आरोहण करने वाले हैं विल टिलमैन और नियोल ओडल, ठीक है, और इसका आरोहण होता है भाई 1936 में। सबसे पहले नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति टिलमैन और नियोल ओडल, जिन्होंने सबसे पहले आरोहण किया 1936 में। कामेट पर्वत का जो आरोहण करने वाले हैं सबसे पहले फ्रैंक स्माइथ 1931 में, ठीक है। देखो फ्रैंक स्माइथ कामेट पर्वत का आरोहण करने जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब 1931 में इनके साथ 2 और व्यक्ति भी होते हैं, लेकिन जब ये वापस आते हैं तो आरोहण करके 1931 में जब ये वापस आते हैं कामेट पर्वत से, तो ये रास्ता भटक जाते हैं और रास्ता भटकते भटकते ये पहुंच जाते हैं फूलों की घाटी में। तो 1931 आपने पढ़ा भी होगा कि फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में फूलों की घाटी भी खोज ली, ठीक है। तो पहले ये देखो ये फूलों की घाटी खोज करने नहीं गए थे, ये गए थे कामेट पर्वत की चढ़ाई करने, वापस आते ये रास्ता भटक गया, फूलों की घाटी मिल गई इन्हें, ठीक है। देखो यहाँ पर देखना कि नंदा देवी पर प्रथम महिला आरोहण, देखो नंदा देवी पर चढ़ने वाली पहली महिला पूछे चंद्रप्रभा ऐतवाल है, जो कि 1981 में, और इनके साथ एक और थी बसंती बिष्ट, आपके हर्षवंती बिष्ट, ठीक है। तो चंद्रप्रभा ऐतवाल और हर्षवंती बिष्ट यहाँ पर सबसे पहले 1981 में नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने वाली उत्तराखंड की पहली महिला है। कब चढ़ती है? 1981 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, पहले का हो जाएगा आपका 4, दूसरे का आपका हो जाएगा 2, 3 का 1, 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 68। देखो भाई राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए प्रथम प्रयास किया गया। देखो अगर इनमें से देखें कि कस्तूरी मृग के लिए प्रथम प्रयास, तो महरूढ़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र ये बागेश्वर में है और इसकी स्थापना होती है 1974 में, ठीक है। केदारनाथ वन्य जीव विहार चमोली में 1972 में इसकी स्थापना होती है। कांचुला खर में इसकी स्थापना होती है चमोली में 1982 में, ठीक है। कांचुला खर में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना 1982, अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना होती है 1986 में। तो यानी कि सारे के सारे कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए इनकी स्थापना की गई। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रथम प्रयास सबसे पहला कौन सा खोला गया है कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए। तो आप देख सकते हैं भाई सबसे पहले कौन सा खोला गया 1972 में, यानी कि ऑप्शन बी केदारनाथ वन्य जीव विहार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 69। म्यूर म्यूरोण, देखो ये अलग हो जाएगा यहाँ पर, म्यूर म्यूरोण बनिया बनिया, ठीक है, और कुरु जोगी किस उत्सव के मुख्य नृत्य है भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके रमान उत्सव के। रमान उत्सव आपको पता है चमोली में होता है ये, ठीक है, चमोली में। और आपको पता है कि इसे विश्व धरोहर में सूची में 2 अक्टूबर 2009 को शामिल किया गया, विश्व धरोहर की सूची में। रमान उत्सव को 2 अक्टूबर 2009 में विश्व धरोहर की सूची में इसे शामिल किया गया है। चमोली में होता है। रमान उत्सव का जो मुख्य आकर्षण है वो है मुखोटा नृत्य। मुखोटा नृत्य होता है भाई, मुखोटा नृत्य होता है, ठीक है। मुखोटा नृत्य के साथ यहाँ पर बहुत सारे नृत्य होते हैं, जैसे आपका म्यूर म्योर नृत्य, बनिया बनिया नृत्य, कुरु जोगी नृत्य, नरसिंह देवता नृत्य, ठीक है। आपका भूमियाल देवता नृत्य, भूमियाल देवता नृत्य, ठीक है। राम लक्ष्मण नृत्य, तो ये सारे के सारे नृत्य होते हैं भाई इस रमान उत्सव में, ठीक है। और रमान उत्सव किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? भूमिया देवता के लिए, भूमियाल देवता के लिए प्रसिद्ध है रमान उत्सव, ठीक है। रमान उत्सव चमोली में होता है और इसे 2 अक्टूबर 2009 को विश्व धरोहर में शामिल किया गया, ठीक। भूमियाल देवता के लिए प्रसिद्ध है, मुखोटा नृत्य इसमें होता है भाई, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कि रमान उत्सव को लोगों के सामने जो रखने का जो कार्य किया था कुशाल सिंह भंडारी, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इसको लोगों के सामने रखा, ठीक। बाकी इसमें ध्यान रखना कि जो रमान नृत्य है ये संवाद विहीन है। संवाद विहीन का मतलब आप जानते हैं, यानी कि इसमें कोई भी गीत नहीं गाया जाता है, संवाद नहीं किया जाता है, ठीक है। ढोल नगाड़ों के साथ इसमें नृत्य किया जाता है, ठीक। चलो बाकी यहाँ पर ध्यान देना। दूसरा हिल
हिल यात्रा के बारे में आपको पता है भाई, हिल यात्रा पिथौरागढ़ में होती है, ठीक है। और ये हिल यात्रा नेपाल की देन है, नेपाल की देन, ठीक। हिल यात्रा के बारे में आपको पता है कि हिल यात्रा इसकी शुरुआत हिल यात्रा कुमेड़ बजेटी की हिल यात्रा बहुत प्रसिद्ध है पिथौरागढ़ में, कुमेड़ बजेटी। दूसरा ध्यान रखना कि हिल यात्रा ये जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और शरद ऋतु स्टार्ट होती है तो वैसे ही इस हिल यात्रा उत्सव को मनाया जाता है। दूसरा ये चरवाहों और कृषकों का उत्सव है भाई, चरवाहों और कृषकों का उत्सव है आपका हिल यात्रा। बाकी इसमें पात्र होते हैं, पात्र ध्यान रखना, एक है आपका लखिया भूत पात्र, ठीक है। दूसरा हरिण चित्तल एक पात्र होता है, ठीक है। और तीसरा ध्यान रखना गलिया बल्द। तो ये लखिया भूत, हरिण चित्तल और गलिया बल्द ये हिल यात्रा के पात्र है, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना यहाँ पर कि हिल यात्रा में स्वांग नृत्य किया जाता है, स्वांग नृत्य के लिए प्रसिद्ध है हिल यात्रा, ठीक है। बाकी मुखौटा नृत्य भी होता है, लेकिन मुखौटा ज़्यादा नृत्य रामायण में प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो, बाकी जागर के बारे में आपको पता है, अल्मोड़ा रामायण के बारे में आपको पता है, ठीक है। 1860 में अल्मोड़ा रामायण का सबसे पहले आयोजन किया गया था। चलो, बाकी लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, आज का उत्तराखंड का लास्ट क्वेश्चन है। देखो, गिंदी मेला किस मंदिर में आयोजित होता है? तो गिंदी मेला, देखो गिंदी मेला लगता है आपका भटपूड़ी देवी मंदिर, ठीक है। भटपूड़ी देवी मंदिर जो कि पौड़ी में है, डांडा मंडी के आसपास जगह पड़ती है, वहाँ पर भटपूड़ी देवी मंदिर है, वहाँ पर पौड़ी में आपका गिंदी मेला लगता है। देखो, इस मेले में गेंद खेली जाती है, गेंदी मेला भी बोलते हैं या गेंदा मेला भी बोलते हैं। तो जब इसमें गेंद खेली जाती है इस मेले में, तो उसको बोलते हैं पहाड़ी हॉकी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना गिंदी मेला। और इस गिंदी मेले की जो शुरुआत होती है भाई, गिंदी मेले की शुरुआत होती है मकर संक्रांति के अवसर पर, ठीक है। सबसे पहले ये 1872 में यहाँ से शुरू हुआ था, और ये हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर आपका पौड़ी में कौन सा मेला लगता है? आपका गिंदी मेला लगता है, ठीक है। बाकी बैंकुट चतुर्दशी मेला कमलेश्वर मंदिर में लगता है, बैंकुट चतुर्दशी मेला, ठीक है। कमलेश्वर मंदिर में लगता है आपका बैंकुट चतुर्दशी मेला, और ये लगता है आपका श्रीनगर, ठीक है। तो ध्यान रखना, कमलेश्वर मंदिर में कौन सा मेला लगता है? बैंकुट चतुर्दशी मेला लगता है आपका श्रीनगर में, ठीक है। चलो, बाकी इस मेले में क्या होता है भाई, बैंकुट चतुर्दशी मेले में क्या होता है, जो ये मेला लगता है कमलेश्वर मंदिर में, यहाँ पर कमलेश्वर मंदिर में इस मेले के दिन जो पति पत्नी होते हैं वो आपकी संतान प्राप्ति के लिए हाथ में घी का दीपक लेकर पूरी रात भर पूजा अर्चना करते हैं। यानी कि संतान प्राप्ति के लिए कमलेश्वर मंदिर में पति पत्नी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। बाकी ध्यान रखना, बाराही देवी मंदिर, यहाँ पर एक मेला लगता है बगवाल मेला या फिर देवी धुरा का मेला। किस मंदिर के पास लगता है? बाराही देवी मंदिर के पास बगवाल मेला लगता है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। और ये मेला आपका पता है चंपावत में लगता है, ठीक है। बगवाल मेला, या फिर रक्षाबंधन या श्रावण मास के अवसर पर आपका बगवाल मेला चंपावत में बाराही देवी मंदिर में लगता है। इसमें आपके पत्थरों की होली खेली जाती है भाई, ठीक है। पत्थरों की वर्षा होती है, प्राचीन समय में होती है लेकिन वर्तमान में नहीं होती थी। और इसमें चार खेमे के लोग भाग लेते हैं, ठीक है। बगवाल मेले में 4 खेमे के लोग भाग लेते हैं, जिसमें ध्यान रखना आपका चमियाल, बालिक, गहलवाल और लमगड़िया, ठीक है। 4 खेमे के लोग भाग लेते हैं। चलो, बाकी राज राजेश्वरी मंदिर आपका देवलगढ़ में हो जाएगा भाई, देवलगढ़। और देवलगढ़ आपको पता है पौड़ी में है। और इस राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण राजा अजयपाल के द्वारा किया गया। जब राजा अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ 1512 में चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ ले जाता है, तो वहीं पर देवलगढ़ में राज राजेश्वरी मंदिर का भी निर्माण करते हैं कौन? अजयपाल। और राज राजेश्वरी देवी पंवार वंश की कुल देवी है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट याद रखना भाई, ठीक है। चलो, तो इसके बाद आपका जीएस हो जाएगा स्टार्ट। चलो भाई, जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 71 है, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा है कि महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेदों के लिए सही मिलान कीजिए। तो महान्यायवादी 76 में है, तो 76 के भी यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं यहाँ पे, तो उनको आपने देखना है। देखो, महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद में है? तो महान्यायवादी का पद भाई अनुच्छेद 76 के फर्स्ट में। 76 के फर्स्ट में क्या लिखा गया कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, तो 76 के फर्स्ट में लिखा गया है। महान्यायवादी भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में मुकदमा लड़ सकता है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 76 के 3rd में कहा गया भाई, तो इसका आपका ये 3rd हो गया। दूसरा, महान्यायवादी के कार्य किस अनुच्छेद में? तो महान्यायवादी के कार्य है अनुच्छेद 76 के 2nd में। और यहाँ पे महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 76 के 4 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले का
पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? लॉर्ड डलहौजी को गोपाल कृष्ण गोखले ने आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा। देखो गोपाल कृष्ण गोखले ने आधुनिक भारत का औरंगजेब लॉर्ड डलहौजी क्यों नहीं कहा? किसको कहा? लॉर्ड कर्जन को कहा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, किसको कहा? लॉर्ड कर्जन को कहा भाई। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। लॉर्ड डलहौजी, गोपाल कृष्ण गोखले ही ने कहा, लेकिन कहा किसको? लॉर्ड डलहौजी को, नहीं कहा लॉर्ड कर्जन को। रोनाल्ड से ने भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय की जीवनी लॉर्ड डलहौजी के ऊपर मतलब लिखी है। तो ये यहाँ पे जो रोनाल्ड से हैं, इन्होंने भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय नहीं लिखी, बल्कि सबसे अलोकप्रिय वायसराय, सबसे अलोकप्रिय वायसराय की जीवनी लिखी, और वो भी लॉर्ड डलहौजी के ऊपर नहीं लिखी, ये भी किसके ऊपर लिखी है? कर्जन के ऊपर लिखी है, लॉर्ड कर्जन के ऊपर लिखी है। तो ये भी आपका गलत हो गया। लॉर्ड कर्जन ने यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत में चलाया था। ये बिल्कुल सही है कि जो लॉर्ड कर्जन है इन्होंने क्या किया था? तिब्बत में एक यंग हस्बैंड मिशन चलाया था। ये मतलब जो हस्बैंड है ये क्या थे उस समय? इसका नेतृत्व करने वाले थे। एक सैनिक वो था, एक अभियान है ना, सैनिक अभियान चलाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये सत्य है, तो केवल टी सही है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये देखो जरा, एस्लिंगटन आयोग के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? एस्लिंगटन आयोग का लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए भाई, इस आयोग ने नागरिक सेवाओं में 30% भारतीयों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। ये यहाँ पे गलत कह रहा है, नागरिक सेवाओं में 30% नहीं बल्कि 25% भारतीयों की नियुक्ति की क्या की थी? इन्होंने सिफारिश की थी। तो पहले वाला यहाँ पे क्या हो गया? गलत। इस आयोग का गठन 1912 में हुआ था, तो बिल्कुल ये सही है। इस आयोग का जो गठन हुआ था वो 1912 में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में हुआ था भाई। किसके? लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में। बल्कि इसके लिए तो तीसरा पॉइंट ही बना रहा है। यहाँ पे देखो जरा, 1912 में इसका जो है क्या हुआ था? इस आयोग का गठन हुआ था। इस आयोग के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग थे। जो लॉर्ड हॉर्डिंग है, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय जो थे, इनका कार्यकाल 1910 से और 1916 तक था भाई। ठीक है ना, तो ये 1912 में इसकी स्थापना हुई है। तो पहला गलत था, दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा? सही, मतलब आर, एस और टी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? एस और टी, सी आपका आंसर हो जाएगा। सी वाला आंसर है भाई, सही बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो सी आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है 74। यदि किसी मंत्री के विषय पर मंत्री परिषद विचार नहीं करता है तो राष्ट्रपति उस विचार को मंत्री परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए किसे कहेंगे? भाई क्या होता है कि जब भी कोई मंत्री कोई मतलब विचार रखता है अपना, या कोई नया कोई आइडिया लेके आए, या नया कोई विधेयक लाना चाहता है, उसके विषय में बात करना चाहता है, लेकिन मंत्री परिषद जो उसकी बात नहीं सुनता या नहीं मानता है, तो जो राष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि मंत्री परिषद को इसकी बात सुननी चाहिए, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रधानमंत्री को कहते हैं, और प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के कहने पर फिर प्रधानमंत्री क्या करते हैं? उस विषय पर विचार करते हैं। तो ये क्या है आपका? प्रधानमंत्री इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री को कहते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? देखो भाई, सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो अनुच्छेद 80 का फर्स्ट और अनुच्छेद 80 का थर्ड है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। जरा इसको समझना पहले, फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि जो अनुच्छेद 80 में क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के लिए 12 सदस्य क्या करेंगे? 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? 12 सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। और बाकी के जो राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 सदस्य होते हैं अधिकतम। तो उनमें से 238 सदस्य अधिकतम क्या है आपके? जो चुनाव मतलब क्या होंगे आपके? निर्वाचित होंगे, है ना, निर्वाचित होंगे। जो राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा क्या किए जाते हैं? निर्वाचित किए जाते हैं। वो 238 हो सकता है अधिकतम, है ना। तो टोटल कितना हो सकता है? 250 सदस्य हो सकता है अधिकतम, लेकिन अभी 245 सदस्य है ना। यहाँ पे 238 की जगह कितने? 233 है। तो ये जो 12 सदस्य क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 238 निर्वाचित होते हैं। तो ये अनुच्छेद 80 के फर्स्ट में कहा गया है। लेकिन अनुच्छेद 80 के थर्ड में देखना, यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो भी आपके 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, वो 12 सदस्य किससे होंगे? या तो कला से होंगे, विज्ञान से हो सकता है, साहित्य से हो सकता है, या फिर समाज सेवा से। तो ये 4 चीजें यहाँ पे लिखी गई है ना, कला, विज्ञान, साहित्य। तो इसका वर्णन कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 80 के थर्ड में किया गया है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 80 का थर्ड हो जाएगा। बहुत सारे 80 का फर्स्ट समझ लेते हैं ना। तो चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन राज्यों में राज्यसभा सांसदों की संख्या 1 है? देखो भाई, अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सांसद की संख्या 1 है। दिल्ली में राज्यसभा सांसद की संख्या कितनी है? 3 है। हिमाचल प्रदेश में भी 3 है, उत्तराखंड में भी 3 है। उत्तराखंड यहाँ पे नहीं है दिया। नागालैंड में 1 है। असम में राज्यसभा सांसदों की संख्या कितनी है? 7 है।
और अगर आप पंजाब में देखोगे तो पंजाब में भी राज्यसभा सांसदों की संख्या 7 है, गोवा में 1 है और सिक्किम में भी क्या 1 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, फोर्थ और 7, 8। फर्स्ट, फोर्थ, 7, 8। तो फर्स्ट, फोर्थ, 7, 8 मतलब सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है। अब देखो इनमें से कौन सा है भाई सही जरा। अहमदाबाद सत्याग्रह है ना, 1918 में हुआ था गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह। गांधी जी का पहला आमरण अनशन, आमरण अनशन मतलब भूख हड़ताल वाला सत्याग्रह था, बिल्कुल सही। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह था, लेकिन वो वहां पे भूख हड़ताल नहीं की थी। लेकिन यहाँ पे क्या की थी, पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी, तो इसलिए अहमदाबाद जो सत्याग्रह था गांधी जी का वो पहला आमरण अनशन वाला सत्याग्रह था, ये बिल्कुल सही करा। 3/20 भाग में नील की खेती, इसको कहा जाता था 3 कठिया, एक व्यवस्था थी के विरुद्ध जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 चलाया गया था। बिल्कुल सही है कि 3/20 भाग जो होता था, 3/20 भाग का मतलब है कि 20 का मतलब है बीघा है ना, इसमें 1 बीघे पर जो 3 कट्ठा आपको क्या है नील की खेती करनी है, मतलब 20 में से 3 भाग पर जो है आपको नील की खेती करनी थी, ऐसा नियम बनाया गया था, ऐसी व्यवस्था की गई थी। तो इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए ही चंपारण सत्याग्रह आया था, जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1917 में। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आर और एस दोनों क्या हो गए, सही हो गए, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, भूपटल में मिलने वाले चट्टानों के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का है। तो देखो भूपटल पे जो चट्टानें मिलती है, जो मतलब कुल मिला के जो चट्टानें बनती है, जैसा आपने सुना होगा आग्नेय चट्टानें, औषधि चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें, है ना, ये चट्टानें जब बनती है तो आग्नेय चट्टानें भूपटल पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। उन चट्टानों में भी क्या है कि जो सबसे ज्यादा जो मतलब क्या है 8 तत्व होते हैं, उन 8 तत्वों से मिलकर बनती है ज्यादातर। तो इनमें से क्या है आपका कि सिलिकॉन से भी बनती है, एल्यूमिनियम से बनती है, लोहे से बनती है, ऑक्सीजन से बनती है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा जो उसमें क्या रहती है, सबसे ज्यादा जो योगदान रहता है वो ऑक्सीजन का ही रहता है। और कौन सा कथन सत्य है इनमें से। खुले बाजार की प्रक्रिया, जो खुले बाजार की प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं, OMO कहते हैं, ओपन मार्केट, है ना, ओपन मार्केट होता है। ओपन मार्केट की क्या है प्रक्रिया ये। तो यहां पर देखना के अंतर्गत RBI सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करती है, खरीद और बिक्री करती है, बिल्कुल सही कह रहा है। जो OMO है यानी कि खुले बाजार की प्रक्रिया है, इसके तहत ही RBI क्या करती है, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करती है भाई, ठीक है, तो ये सही है। जब RBI सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाता है। देखो क्या होता है कि जैसे हमारे पास सपोज RBI है ना, RBI है, और एक हमारा क्या हो गया आपका मार्केट हो गया, मार्केट हो गया, इकोनॉमिक्स है। अब यहाँ पे क्या है कि RBI सपोज सरकारी प्रतिभूतियों को अगर मतलब खरीदेगा, यहाँ पर क्या करा RBI सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करता है। सपोज RBI जो है सरकारी प्रतिभूतियों की क्या करेगा, बिक्री कर देगा, वो बेच देगा। तो जो मार्केट से पैसा वो कहाँ जाएगा, RBI के पास चले जाएगा। तो जो पैसा है वो RBI के पास चले जाएगा। पैसा मतलब मुद्रा कहाँ चले जाएगी, RBI के पास, और मार्केट में मुद्रा कम हो जाएगी। तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाएगा। अगर RBI क्या है सरकारी प्रतिभूतियों को बेच देता तो फिर क्या कहता है, अगर मतलब खरीदता RBI अगर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता तो RBI उसके बदले मार्केट में क्या पैसा देता, तो पैसा जो है मार्केट में ज्यादा हो जाता। तो अगर खरीदेगा तो मुद्रा का प्रवाह क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और अगर बेचेगा तो मुद्रा का प्रवाह मार्केट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, RBI जब सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाता है। तो बिक्री करने पर मुद्रा का प्रवाह क्या हो जाएगा मार्केट में, जब RBI क्या करेगा, मुद्रा की क्या करेगा, बिक्री करेगा, मतलब प्रतिभूतियों क्या करेगा, बिक्री करेगा, तो मुद्रा का प्रवाह क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा मार्केट में। तो ये भी आपका सही है। R और S क्या है, दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, R और S दोनों सही है, तो C आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, इनमें से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। मुद्रास्फीति के दौरान वस्तुओं की पूर्ति घट जाती है। तो मुद्रास्फीति जब होती है तो वस्तुओं की पूर्ति घट जाती है, ये बिल्कुल एकदम सही है। वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाती है मार्केट में जब मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, जब मार्केट में क्या है वस्तुओं एवं सेवाओं की जो क्या कहते हैं वो होती है, कीमतें होती है, वो जब लगातार बढ़ती है तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। और जब कीमतें बढ़ेगी तो पूर्ति, कीमतें तभी बढ़ी होगी जब पूर्ति क्या है, सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। तो ये सही कह रहा है। दूसरा, मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है। जब मुद्रास्फीति होती है तो मार्केट में ना पैसा बहुत होता है, और मार्केट में जब पैसा बहुत होता है इसका मतलब मुद्रा का प्रवाह मार्केट में बढ़ जाता है, तभी तो महंगाई हुई होगी, है ना। तो महंगाई तभी हुई होगी, तो ये भी आपका सही कह रहा है। मुद्रास्फीति के दौरान अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ जाता है। जब मुद्रास्फीति होती है ना तो रोजगार बढ़ जाता है, क्योंकि महंगाई है ना, बहुत ज्यादा जो है वस्तुएं बिक्री है, तो वस्तुएं बिक्री है तो लोगों को क्या है, रोजगार मिलेगा, लोग नए नए रोजगार भी खोलेंगे। और जो मतलब जिन्होंने रोजगार कर रखा तो जहां पे 3 आदमी लगते थे वहां पे 4 आदमी लगेंगे। तो ये भी सही, मुद्रास्फीति के दौरान अर्थव्यवस्था में रोजगार क्या है, हमेशा बढ़ता है। तो उपरोक्त क्या हो जाएंगे, सभी सही हो जाएंगे। आगे के क्वेश्चन दूसरे सर करवाएंगे। आज के लिए इतना ही।